नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम मौसमी जो सीरीज पढ़ रहे हैं, हमने लगभग क्वेश्चन 100 जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक वो हमने पढ़ लिए हैं। और आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 110 तक। इन क्वेश्चंस को दोस्तों हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, सबको हमने रिवाइज किया है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और अब हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा दोस्तों इस बारे में। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, मतलब कुछ बच्चों को लगता होगा, कहा तो किसी ने भी नहीं, कि सर इनका देखने का फायदा क्या है, क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें, हम इतने में पढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में आप जब डेली देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा बहुत सारा टाइम जा रहा है। आप उसको पूरा टाइम क्या कर रहे हो, आप इंक्लूड कर रहे हो। आप ऐसे इंक्लूड कर रहे हो कि लगभग देखो मौसमी के अंदर जो क्वेश्चन है, मैंने उसकी फोटो ले रखी है कि मौसमी की बुक से मौसमी के अंदर जो क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल जो क्वेश्चन है वो हैं 325 क्वेश्चन है। मौसमी के अंदर टोटल दोस्तों 325 क्वेश्चन हैं। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि दोस्तों 325 क्वेश्चन, तो लगभग आपको ऐसे मान लो कि लगभग 35 क्लास मान लो, 32 की जगह मान लो कि 35 क्लास है। हर क्लास में 10 क्वेश्चन करते हैं, लगभग 35 क्लास है। लगभग हर 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो वो मैंने इसमें जोड़ दिया, आपको 3 क्लास और एक्स्ट्रा इसमें क्या कर दी, ऐड कर दी। तो मतलब कि मैं आपको दोस्तों 35 घंटे पढ़ाऊंगा। मैं आपको 35 घंटे के अंदर ही कंप्लीट जो ओबीजी है दोस्तों वो आपको करवा दूंगा। अब आप एक बताओ, ओबीजी जो सब्जेक्ट है वो कितना बड़ा सब्जेक्ट है। आप कभी भी ओबीजी सब्जेक्ट पढ़ना, ओबीजी जो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना दोस्तों, उसका सिर्फ सिलेबस पढ़ने में मिनिमम से मिनिमम आपको 70 से 80 घंटे चाहिए। 70 to 80 आवर्स सिर्फ सिलेबस पूरा करने में चाहिएगा आपको, जिसमें आपके एमसीक्यूज नहीं रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आप उसके साथ में क्या कर रहे हो, आप एमसीक्यूज भी कर रहे हो। इसके साथ में आप एनक्लेक्स भी खत्म कर रहे हो। एनक्लेक्स की जो मौसमी की जो बुक है दोस्तों वो भी खत्म कर रहे हो। अब आप पूरा दिन मत इंक्लूड करो दोस्तों। आप मुझे कोई पूरा दिन नहीं दे रहे हो कि भाई आप 24 घंटे में आपको पढ़ा रहा हूं या 12 घंटे में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 1 से 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूं। तो सोचो कि मैंने आपको लगभग 35 घंटे के अंदर अंदर, और ये भी है, मैं ऐसे भी नहीं पढ़ाता कि बस एक क्वेश्चन पढ़ाया और उसके 4 ऑप्शन करवा दिए, काम खत्म। मैं कोशिश करता हूं कि जब ये पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, तब तक मैं आपको पूरा जो सिलेबस है ओबीजी का लगभग खत्म करवा दूं। देखो 100% नहीं हो सकता क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि कई क्वेश्चंस वो टच नहीं कर पाते हैं कुछ टॉपिक्स को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं पूरा करवाने की आपको क्या करूं, कोशिश करूं। तो लोग आप ये मान लो कि लगभग आपको 70 से 80% जो सिलेबस है दोस्तों वो तो मैं आपको लगभग करवा ही दूंगा। टॉपिक्स जो है वो लगभग मैं करवा देता हूं आपको, जो डिजीज आती है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, जो भी चीज आता है वो बताता हूं। तो सोचो कि आप सिर्फ 35 घंटे के अंदर आप 70 से 80% जो कोर्स पूरा 70 से 80 घंटे में हो रहा है, उसमें मैं आपको 35 घंटे के अंदर लगभग 70 से 80% सिलेबस करवा रहा हूँ, उसके एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। साथ में जो डर है आपका एनक्लेक्स के मौसमी का, वो भी मैं खत्म करवा रहा हूँ। तो इतना टाइम नहीं है। जब ये पूरी क्लासेस मान लो एक साथ बन जाएंगी और किसी बच्चे को कोई पढ़ना स्टार्ट करेगा पहली क्लास से लेकर और वो 35वीं क्लास तक जाएगा, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि लो चलो 35 घंटे ही तो पढ़ा हूं मैं, इसमें मैंने पूरी आपको मैं याद भी करवा रहा हूँ साथ में। सोचो कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवाता हूँ, उसमें याद भी करवा रहा हूँ इसी टाइम के दौरान। सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट नोट्स बना के मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको याद भी हो जाए। तो सिर्फ उसी टाइम में हम इतनी चीजें कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं कभी भी पढ़ाता हूँ, मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ उससे बच्चों को इतना बेनिफिट होना चाहिए, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा बातें भी नहीं करूँ आपसे। कुछ कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हो सर, मजे नहीं लेते हो। तो दोस्तों वो आपके पास है, यूट्यूब पूरा बड़ा है, आपके पास शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, उनको देखो, खूब एक्स्ट्रा बातें हैं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ने आते हैं, तो कम से कम आप 1 घंटे पढ़ो, तो उसमें आपको 1 घंटे का ही बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आपको मजाक करने तो बीच में भाई आप शॉर्ट चला लो, रील देख लो, यूट्यूब की वीडियो देख लो, वो आपका एक्स्ट्रा जो टाइम है वो आपको मिल जाएगा उससे। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपका टाइम खराब नहीं करूँ, तो इसलिए आपको इतनी चीजें मैं आपको सिर्फ इतने घंटे में करवा रहा हूँ। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। 35 घंटे के अंदर इतनी चीजें आप एक साथ हो रही हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप इसको 35 दिन मत काउंट करो, आप इसको सिर्फ 35 घंटे काउंट करो। आप ये मत सोचो कि सर आपने तो ये करवा रहे हो, आप ओबीजी करवा रहे हो। मैं सारे सब्जेक्ट करवाऊंगा वैसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मान लो मैं सिर्फ ओबीजी करवाऊँ, तो आप बाकी के सब्जेक्ट खुद पढ़ो ना, पढ़ते रहो साथ में, ओबीजी को लेते रहो। तो 35 दिन के अंदर आपकी ओबीजी खत्म हो गई है। एक सब्जेक्ट तो मैंने आपको इधर खत्म करवा दिया, बाकी के आप खुद पढ़ते रहो, क्योंकि आप तो मुझे 1 से 1.5 घंटा ही दे रहे हो ना, तो बाकी के टाइम में भी तो पढ़ो। ऐसे तो है नहीं कि आप यूट्यूब पे बैठ गए सिर्फ ये सोचोगे कि अवधेश सर आएंगे वो पढ़ाएंगे वही पढ़ूंगा मैं, तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप ये मत सोचना कभी भी कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा या सिर्फ व्यू लेने के लिए करूंगा। मैं इन छोटी चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। ये व्यू मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ कि मुझे कोई लेना देना नहीं होता है इनसे कि भाई व्यू ज़्यादा आ जाएंगे, कम आ जाएंगे, इससे कुछ हो जाएगा। वैसे भी हमारा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं है, तो उससे कोई हमें फर्क भी नहीं पड़ता, कि उससे कोई इनकम भी नहीं होती है कि भाई व्यू से कोई इनकम होगी। तो मैं जो पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट इस समय क्या सोच रहे होंगे, उनका जो टाइम है वो खराब तो नहीं हो रहा होगा। तो आप भी मेरे साथ उसी प्रकार से जुड़े रहो,
ऐसे मत सोचो, बिल्कुल मेहनत के साथ करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ जब 35 क्लास हो जाएंगे ना, तब आप खुद कहोगे कि हाँ सर हमने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, इन 35 क्लास में हमने वो टॉपिक पढ़ लिए जो हमने सोचे भी नहीं है। पूरी मौसवी की बुक हमारी रट गई है, कोई सा क्वेश्चन कहीं से पूछो वो हम बता सकते हैं। चलो हम बात करते हैं। अब हम क्यों टाइम वेस्ट करें, ये मेरा मन था बात करने का, तो मैंने आज आपसे इस बारे में बात की है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 101। ए नर्स टीचेज ए प्रेग्नेंट वुमन। एक नर्स है, वो पढ़ा रही है किसको दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमन को पढ़ा रही है। टू अवॉइड लाइंग ऑन हर बैक। तो उसको कह रही है कि भाई आप है ना लेबर के दौरान, लेबर में है वो फीमेल, और उसको ये पढ़ा रही है कि आपको आप लेबर में नहीं है मान लो, लेकिन फिर भी पढ़ा रही है कि लेबर के दौरान आपको जो बैक पे नहीं लेटना, मतलब सीधा सुपाइन पोजीशन के अंदर नहीं लेटना। सिंपल सी बात है कि लाइंग ऑन हर बैक का मतलब कौन सी पोजीशन हो गई दोस्तों, ये सुपाइन पोजीशन हो गई। ये बात कर रहा है यहाँ पे सुपाइन पोजीशन की। सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना है, ये मना कर रही है, अवॉइड करने के लिए कह रही है। What information about the result of lying in the supine position is a basic for the nurse teaching। मतलब क्यों कह रही है नर्स उसको, क्यों मना कर रही है कि भाई आपको सुपाइन जो पोजीशन है दोस्तों उसके अंदर नहीं लेटना है, इसके लिए नर्स उसको मना क्यों कर रही है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया, बार बार बताने से टाइम वेस्ट ही होगा आपका। मैंने आपको काफी बार बताया दोस्तों कि कोई भी फीमेल अगर सुपाइन पोजीशन में लेटती है, सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटती है, तो जैसे मान लो कि ये फीमेल है, ये ऐसे सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटी हुई है। तो दोस्तों कोई भी फीमेल जब सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटती है तो जो उसका इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है, वो एक्चुअली में यूट्रस के द्वारा क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। यूट्रस इस इंफीरियर वेना कावा को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। ये है यूट्रस। जब इसको दोस्तों कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करने के कारण जो इंफीरियर वेना कावा है वो लोअर जो बॉडी पार्ट है वहां से क्या लेके आती है दोस्तों, ब्लड को लेके आती है और हार्ट में डालती है। तो ये जो ब्लड वापस जा रहा है ये क्या हो जाएगी, इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। हार्ट तक पहुंचने वाले ब्लड की जो अमाउंट होगी वो दोस्तों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब किसको क्या बोलते हैं, वेन का ब्लड है ये, तो इसको बोलते हैं वेनस रिटर्न। तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ कि हार्ट के पास ऐसे मानो कि ये इंफीरियर वेना कावा थी, ये हार्ट है, ये हार्ट है। इंफीरियर वेना कावा ने जो ये ब्लड है ये राइट एट्रियम के अंदर डाला है। तो राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है किसके अंदर जाएगा, मदर की बात कर रहा हूं, फीटस की नहीं, कहीं दोबारा कंफ्यूज हो जाओ। राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये 2 पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पर, 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पहुंचेगा इसमें, पहले तो इस 2 पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचेगा, ये लंग्स में पहुंचेगा। ठीक है, लंग्स में राइट और लेफ्ट लंग्स। फिर लंग्स इसको क्या कर देंगे, प्यूरिफाइड कर देंगे, और फिर 4 पल्मोनरी वेन इसको कहां पहुंचाएंगी, 4 पल्मोनरी वेन इसको कहां पहुंचाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाएंगे। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इंफीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी पार्ट है वहां से लेकर आएगा पूरा ब्लड लोअर बॉडी पार्ट। अब इसको पूरी मैकेनिज्म समझा देता हूं कैसे काम करता है लोअर बॉडी पार्ट। अब लोअर बॉडी पार्ट से ये जो ब्लड है दोस्तों कहां पहुंचा, राइट एट्रियम में पहुंचा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। अब इस ब्लड को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, मतलब कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो इसके अंदर ऐड करनी है, CO2 को बाहर निकालना है। तो इसके लिए 2 पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचेगा, ये 2 के थ्रू पहुंचेगा राइट और लेफ्ट के अंदर। ठीक है, राइट और लेफ्ट जो लंग्स है वहां पहुंचेगा, लंग्स इसको प्यूरिफाइड कर देगा, मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड कर देगा, CO2 को बाहर निकाल लेगा। इसके बाद 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल और बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, ये काम करता है, सबको पता है, ये बहुत छोटी चीज है। अब यहाँ पर ये सुनो कि मदर जब सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटती है तो मैंने आपको अभी समझाया है कि जो वेनस रिटर्न है, मतलब कि बॉडी का जो ब्लड है जो लेकर जा रही है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब बॉडी का जो ब्लड जो आ रहा था यहाँ पे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम होगा। वो ब्लड कम होगा तो राइट एट्रियम में कम ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल में कम आएगा, यहाँ पर लंग्स के पास कम जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में कम जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कम जाएगा और बॉडी के पास कम पहुंचेगा। और ब्लड की जो अमाउंट होगी, कोई भी प्रेशर बनाने के लिए फ्लूइड भी रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर तो दोस्तों जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहलाता है। तो यहां पर जो ये प्रेशर है, बीपी फॉल होगा या बढ़ेगा, तो आप सिंपल से कहोगे सर बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की अमाउंट ही कम पहुंच रही है। तो इसके कारण बीपी क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। इसे हम सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। दिस इज कॉल्ड सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसे हम सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसलिए मदर को ये एडवाइस दी जाती है कि आप कभी भी कोशिश करो कि आप अपनी बैक के ऊपर या सुपाइन पोजीशन के अंदर नहीं लेटो।
अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, तो पोजीशन जो आएगी दोस्तों वो लेटरल पोजीशन आएगी। और भी स्पेसिफिक पूछे तो आपको एल एल याद रखना है। आप बहुत बार याद करते हो कि राइट है या लेफ्ट भूल जाते हैं, तो आप एल एल याद रखो कि भाई दोनों सेम ही है, तो एल एल का मतलब लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो गई। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि कौन सी पोजीशन दे, लेफ्ट लेटरल दे, ताकि जो वेनस रिटर्न है दोस्तों वो बढ़े, और वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो जो बीपी है वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस यही ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज है नहीं, पढ़ लेते हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कि लेबर जो है ना वो लॉन्गर हो सकता है, तो दोस्तों ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये दोनों चीजें हैं। इसके कारण हो सकता है कि भाई प्लासेंटल इनसफिशियंसी हो, लेबर के दौरान कुछ ऐसी कंडीशन हो कि बेबी कॉन्ट्रैक्शन के साथ में बाहर नहीं आए, डायलेशन के साथ बाहर नहीं आए, तो ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन नहीं हो सकता भी तो है ना ऑप्शन, मे बी मतलब हो भी सकती है ये चीज, और हो सकता है कि ये नहीं भी हो, तो हम इसको सेलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि ये होगा ही, क्यों जरूरी नहीं है ये होगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो ये जरूरी नहीं है होगा, हो सकता है नहीं भी हो, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्लासेंटल इनसफिशियंसी को भी तो कम करेगा। एक बात बताओ, अब यहां से ये जो ब्लड है ये यूट्रस के पास जाएगा, पूरी बॉडी में जा रहा है तो यूट्रस के पास जाएगा, यूट्रस से ब्लड कहां जाएगा दोस्तों, प्लासेंटा के पास जाएगा, और प्लासेंटा से जो ऑक्सीजन जो कंटेंट जो होते हैं वो सारे किसके पास जाते हैं दोस्तों, बेबी के पास जाते हैं। ब्लड मिक्स नहीं होता है, बट प्लासेंटा के पास जो ब्लड पहुंच रहा है उसकी अमाउंट क्या रहेगी, कम रहेगी, और प्लासेंटा के पास अगर ब्लड की अमाउंट कम पहुंचेगी तो इसे हम किस नाम जानेंगे, प्लासेंटा परफ्यूजन क्या हो गया है दोस्तों, डिक्रीज हो गया है। प्लासेंटल परफ्यूजन जो है वो क्या हो गया है दोस्तों, डिक्रीज हो गया है। तो इसके कारण क्या होगा, अब इसने देखो क्वेश्चन को घुमाया है, अच्छे तरीके से घुमाया है इसने डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं दिया बस सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम लिख दिया तो आप कर दो, तो इसने बहुत अच्छे से इसको दिया है कि भाई सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम का क्या इफेक्ट होगा। तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के कारण क्या होगा दोस्तों कि प्लासेंटा के पास जो ब्लड पहुंच रहा है उसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी, उसे हम क्या बोलेंगे कि प्लासेंटल परफ्यूजन इज डिक्रीजिंग, प्लासेंटल जो परफ्यूजन है वो क्या हो गया, कम हो गया, इज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी सेकंड, क्या होगा, सेकंड होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट जो है इसके अंदर मूवमेंट ऑफ द कोकिक्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड, तो कोकिक्स के ऑब्स्ट्रक्शन से और लेबर का ज्यादातर कोई इतना यहाँ पर लेना देना है नहीं, तो ये अनरिलेटेड हो गया, ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस। भाई कोकिक्स ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी, सुपाइन पोजीशन के कारण जो कोकिक्स है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी, तो दिस इज नॉट ए रैशनल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है ट्रांजिएंट एपिसोड्स ऑफ हाइपरटेंशन। ट्रांजिएंट का मतलब होता है दोस्तों टेम्पररी या शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा दोस्तों, हाइपरटेंशन होगा। ये कह रहा है कि शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो सकता है, टेम्पररी या शॉर्ट टाइम के लिए क्या होना दोस्तों। अब मैं हो सकता है तो सीधा आपको बता देता हाइपरटेंशन, लेकिन क्या है कि आप थोड़ा सा मौसमी को समझो, अपने अंदर ढालो, ऐसे जो वर्ड है वो बार बार आएंगे, आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं इन सब इंग्लिश भी आपको पढ़ा रहा हूँ साथ में, मैं मुझे भी इतनी नहीं आती है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जो वर्ड आए वो मैं खुद भी पढ़ के आपको बताऊं, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो कि आपको ये लगे कि मैंने यहाँ छोड़ दिया। मैं सीधा ये बता देता कि हाइपरटेंशन नहीं होता, हाइपरटेंशन होता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कभी ऑप्शन में आए ना ट्रांजिएंट, तो आप उसको घबराओ नहीं कि यार ये तो ऑप्शन का नहीं पता ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या होता है, क्या इसको सॉल्व करूंगा, इसलिए उसे भागो मत, उसके अंदर घुसो, मौसमी को अपने अंदर क्या कर लो, एडेप्ट करो। आपको एक दिन ऐसा लगेगा, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप ये कहोगे कि यार ये भी कोई बुक है। मुझे पूछो ना कौन सा क्वेश्चन पूछोगे, हर क्वेश्चन का जवाब है मेरे पास, और रैशनल और बताऊंगा मैं आपको इसका। यहां तक कि आपको ये कंडीशन भी चली जाएगी कि आप ना सीधा जैसे मैं बोलूंगा ना कि लाइंग ऑन योर बैक, तो आपको याद आने लग जाएगा कि सर ने बताया था, ये था, वो है, सीधा आप आंसर बताओगे इसका कि ये होता होगा। ठीक है, जैसे कंप्यूटर सर्च करता है ना कि एक वर्ड को, तो वैसे आपका माइंड भी सर्च करने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है वो। तो ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ हाइपरटेंशन नहीं होगा दोस्तों, मतलब टेम्पररी टाइम के लिए हाइपरटेंशन नहीं होता, क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। क्या होता है, हाइपोटेंशन। अब एक क्वेश्चन और शायद आगे आएगा इससे रिलेटेड, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो उस समय के लिए हाइपोटेंशन हो गया तो आप पहला काम क्या करोगे। तो यहां पर सीधी सी बात है दोस्तों, सुपाइन पोजीशन के अंदर तो उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, हम उसको लैटरल पोजीशन देंगे। डायरेक्टली तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाना नहीं है, कि हो सकता है कि ये जो सिम्टम्स आए हैं दे आर कोजिंग ड्यू टू द पोजीशन, इस पोजीशन के कारण आ रहे हैं, दे आर अकरिंग ड्यू टू दिस पोजीशन, ये पोजीशन के कारण हो रहे हैं। पोजीशन को सही किया, नॉर्मल होगी, तो एससीपी को यहां पर नोटिफाई करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यही तो सिनेरियो है जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला था मैंने आपको, वही तो सिनेरियो है कि भाई आप लेबर के अंदर हो, मदर के अंदर हाइपोटेंशन के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देने लग गए, वॉमिटिंग होने लग गई, हेडेक होने लग गए, नोजिया होने लग गई, तो एकदम से आप क्या करोगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाओगे, क्या करोगे। तो वही तो सिनेरियो है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लासेंटल परफ्यूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई सारे क्वेश्चंस मैं सही करवाऊंगा, वादा है मेरा। इस क्वेश्चन के साथ में आपका सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं होगा, आप कितने सारे क्वेश्चन इससे करोगे आप खुद देख लेना। आप ए 42 ईयर, जब मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में बस एक भाई एक क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, आप ये सोच रहे हो कि सर मैंने तो सिर्फ 350 क्वेश्चन ही तो पढ़े हैं, बस इतने घंटे में सिर्फ 350 क्वेश्चन ही पढ़े, मैं कितने क्वेश्चन पढ़ सकता था। लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ी पढ़ रहे हो आप, इनको याद भी करवा रहा हूं आपको, साथ में मैं आपको ओबीजी भी तो करवा रहा हूं ना। देखो, ए 42 ईयर ओल्ड क्लाइंट, उसका क्या हो रहा है दोस्तों, एमनियोसेंटेसिस हो रहा है। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या है कि हम एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो ले रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। हमने नीडल इंसर्ट करके सिंपल में हमने क्या ले लिया दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया। ड्यूरिंग द 16th वीक ऑफ जेस्टेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 16 वीक ऑफ जेस्टेशन लिखा हुआ है। 16 वीक ऑफ जो जेस्टेशन है दोस्तों, उस दौरान हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा आगे क्यों। बिकॉज ऑफ द कंसर्न अबाउट डाउन सिंड्रोम, what additional information about the fetus will examination of the amniotic fluid reveal at this time। देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझो पहले तो। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई एमनियोसेंटेसिस हम करते हैं, हम जानते हैं कि हम किसके लिए करते हैं, ज्यादातर डाउन सिंड्रोम के लिए करते हैं। एमनियोसेंटेसिस किसके लिए करते हैं दोस्तों, डाउन सिंड्रोम के लिए करते हैं। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि डाउन सिंड्रोम के अलावा ये कौन सा इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए भी ये किया जाता है। इसके अलावा किसके लिए किया जाता है ये एमनियोसेंटेसिस, डाउन सिंड्रोम के लिए करते हैं वो चलो ठीक है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ, एक बार जल्दी जल्दी फिर से बता देता हूं कि डाउन सिंड्रोम के लिए तो हम करते ही हैं। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो एमनियोसेंटेसिस क्यों करते हैं, एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम देखते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन, और अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है डाउन सिंड्रोम के अंदर दोस्तों वो क्या मिलता है, डाउन ही मिलता है। मैंने आपको याद करवाया था, याद करो, बाकी की सारी चीजें बढ़ी हुई मिलेंगी, अल्फा फीटोप्रोटीन साथ डाउन मतलब डाउन रहेंगी, बाकी की सब इंक्रीज होंगी, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि अब मैं आपको क्वाड टेस्ट बता देता हूं ताकि उससे सारे हो जाएंगे, क्वाड्रिपल या क्वाड टेस्ट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड टेस्ट का रिजल्ट है, एक पेशेंट है डाउन सिंड्रोम का है, उसके क्वाड टेस्ट का रिजल्ट है, इसमें ट्रिपलेट भी आ जाएगा, क्वाड भी आ जाएगा। क्या क्या होगा, पहले तो क्वाड टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो एक तो एससीजी आएगा, ठीक है, एक आएगा कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन या एस्ट्राइयोल, कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा बन सकता है कि कौन सा एस्ट्रोजन देखते हैं हम क्वाड टेस्ट के अंदर, तो थर्ड देखते हैं, एस्ट्राइयोल देखते हैं, E3 देखते हैं, ठीक है। तो पहला एससीजी, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन देखते हैं, और चौथा देखते हैं हम दोस्तों इनहिबिन ए, एक प्रोटीन होती है वो इनहिबिन ए प्रोटीन देखते हैं। अगर ट्रिपलेट आए तो इसमें इनहिबिन ए नहीं आएगा, अगर ट्रिपलेट टेस्ट आए डाउन सिंड्रोम में तो ये तीनों आएंगे इसके अंदर, और अगर क्वाड टेस्ट या क्वाड्रिपल टेस्ट आए तो ये चारों आएंगे। देखो आपको रटना ही नहीं है, सिंपल सा बस एक याद रखो दोस्तों, सारे मत याद रखो, सारा आपको सिर्फ याद करके अपना माइंड है वो उसको भरना नहीं है, बाकी की चीजें भी पढ़नी है। आपको सिर्फ एक याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम में एक ही चीज डाउन होती है, वो कौन सी चीज डाउन होती है दोस्तों, अल्फा फीटोप्रोटीन डाउन होती है। तो बस इस पे फोकस करो ना मेन, बाकी की चीजें तो अपने आप याद हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, तो बाकी की चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो एससीजी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन या एस्ट्राइयोल है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इनहिबिन ए भी क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, एस्ट्रोजन हम देख सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे कि भाई अल्फा फीटोप्रोटीन और किस चीज को शो करता है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन दोस्तों इसके अलावा अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर इंक्रीज मिलता है, अल्फा फीटोप्रोटीन जो है उसका लेवल अगर इंक्रीज मिलता है दोस्तों, तो ये किस चीज को सजेस्ट करता है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को सजेस्ट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को सजेस्ट करता है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे मदर के अंदर भी ओलिगो जो हाइड्रोएमनियोज है उसको भी ये शो करता है, ठीक है। और इसके अलावा प्लासेंटा प्रीविया हो गया, प्लासेंटा सॉरी पीआईएच हो गया, प्लासेंटा प्रीविया बोल रहा हूं मैं, पीआईएच हो गया, एब्रेप्टिव प्लासेंटा हो गया, तो इन चीजों को भी सजेस्ट करता है। लेकिन आपको उतना दिमाग को भरो मत, अभी सिर्फ ये याद रखो कि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन बनती कहां से है, तो स्टार्टिंग में ये यॉर्क सैक से बनती है, और जब स्ट्रक्चर्स बनने लग जाती हैं तो उस समय ये जीआई ट्रैक्ट और लीवर से बनती है। जीआई ट्रैक्ट और किससे बनती है दोस्तों, लीवर में। तो सिंपल सी बात हो गई ना, अभी सिंपल सा हो गया कि भाई किस चीज को असेस करने के लिए काम में आता है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को असेस करने के लिए काम में आता है। ये तो सिंपल है ही, साथ में ये ध्यान रखना दोस्तों कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर इसका लेवल इंक्रीज रहता है, डिक्रीज नहीं रहता है, ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है, इंक्रीज रहता है, बस ये जरूर ध्यान रखना।
और डाउन सिंड्रोम में क्या रहता है, डाउन सिंड्रोम में डाउन रहता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, डाउन सिंड्रोम में अल्फा फीटोप्रोटीन क्या रहती है, डाउन रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसमें मैंने लिखाया नहीं है अभी, आपको हिंदी है ना, वो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी इस क्वेश्चन के साथ ही लिखवा दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब देखो तीन ऑप्शन देखते हैं। पहला है लंग मैच्योरिटी, जो लंग्स की जो मैच्योरिटी है ना, उसके लिए हम एमनियोसेंटेसिस का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। हाँ कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कर सकते हैं, मैं खुद कह रहा हूं कर सकते हैं। तो आपको सर आंसर क्यों नहीं आया, ये लंग मैच्योरिटी के लिए करते हैं। हाँ भाई करते हैं, लंग मैच्योरिटी के लिए हम कई सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, अभी हम उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर नहीं आएगा ये आंसर। बताओ क्यों नहीं आएगा, कमेंट करो क्यों नहीं आएगा। यहां पर लंग मैच्योरिटी करते हैं, मैं खुद कह रहा हूं एमनियोसेंटेसिस का यूज करते हैं लंग मैच्योरिटी को चेक करने के लिए, लेकिन यहां पर हम लंग मैच्योरिटी को चेक नहीं करेंगे। ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर वीक कितने लिखे हुए हैं, 16 वीक, जबकि जो लंग्स हैं वो मैच्योर ही 34 वीक पे होते हैं। मैंने कहा था ना, जब आपको 16 वीक को हाईलाइट किया था, जब 16 वीक को मैंने हाईलाइट किया था, तब मैंने आपको कहा था कि इस पे थोड़ा सा गौर करना, ये आपके एक ऑप्शन को पूरा चेंज कर देगा। तो दोस्तों इसलिए नहीं करते हैं, नहीं तो बहुत सारे टेस्ट करते हैं हम, एमनियोसेंटेसिस से एमनियोटिक फ्लूइड लेकर इतने सारे टेस्ट करते हैं, अभी हम बात भी करेंगे इनकी। ठीक है, तो लंग मैच्योरिटी यहां पर इसलिए आंसर नहीं आएगा दोस्तों। लंग मैच्योरिटी करते हैं, बट जो प्रेगनेंसी है वो कितनी वीक की है, 16 वीक की है, क्योंकि लंग्स ही 34 वीक पे मैच्योर होते हैं। तो हम 11 वीक पे करके, सॉरी जब इस 16 वीक पे करके हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, लंग मैच्योरिटी के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो लंग्स मैच्योर होने के बाद ही करेंगे ज्यादातर टेस्ट। पहला है दोस्तों कि एलएस रेशो देखते हैं, तो ये मोर देन 2 आना चाहिए। अगर ऑप्शन में ऐसे आता है तो भी ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता तो 2:1 होना चाहिए। लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन का जो रेशो है दोस्तों, ये सर्फेक्टेंट होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, तो ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ताकि गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो। तो 2:1 होता है। अगर 2:1 आ गया तो ये किस चीज को शो करेंगे दोस्तों, लंग्स की मैच्योरिटी को। अब सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द बेस्ट एंड स्पेसिफिक टेस्ट फॉर लंग्स मैच्योरिटी। ऑप्शन नंबर 1 है एलएस रेशो है, ऑप्शन नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा, तो तीसरा है लैमेलर बॉडी आ जाएगा दोस्तों, और चौथा आ जाए आपका बबल टेस्ट। बताओ क्या आएगा। तो आप में से 90% जो बच्चे हैं ना दोस्तों, वो एलएस रेशो करके आएंगे, जबकि क्या होगा, ये गलत आंसर होगा। इसका आंसर एलएस रेशो नहीं आएगा, इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा दैट इज फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अगर फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल की क्या है दोस्तों, प्रेजेंस है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल आपको मिल जाता है, तो ये शो करता है कि जो लंग्स हैं दोस्तों वो क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं दोस्तों, मैच्योर हो चुके हैं। इसलिए इसे ये कैसा टेस्ट माना जाता है, बेस्ट एंड स्पेसिफिक टेस्ट माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा किया कौन सा जाता है, तो सबसे ज्यादा एलएस रेशो किया जाता है। थोड़ा सा इसको करना मुश्किल होता होगा या महंगा होता होगा, इसके कारण से ये टेस्ट कम किया जाता है। लेकिन बेस्ट और स्पेसिफिक जो टेस्ट है दोस्तों, वो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वो कौन सा होता है, फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल होता है, न कि एलएस रेशो होता है। इसके बाद लैमेलर बॉडी काउंट। हम एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, मैंने कहा था एमनियोटिक फ्लूइड का यूज देखो, सब में एमनियोटिक फ्लूइड का यूज हो रहा है। लैमेलर बॉडी काउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्फेक्टेंट जो होता है ना, उसकी स्टोरेज जो फॉर्म होती है, जो सर्फेक्टेंट लेसिथिन इसमें जो माइलिन है, उनकी स्टोरेज जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, लैमेलर बॉडी होती है, स्टोरेज फॉर्म। अब आप क्या काम करो, उन लैमेलर बॉडीज को ले लो, उनको काउंट करो। अगर उनका जो लेवल है दोस्तों वो 50,000 से ज्यादा आता है पर माइक्रोलीटर, 1 माइक्रोलीटर के अंदर दोस्तों उनका अगर लेवल 50,000 से ज्यादा आता है, तो ये शो करता है, इतनी ज्यादा अमाउंट में है तो ये शो करेगा दोस्तों कि लंग्स क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। तो इससे भी हम लंग्स की जो मैच्योरिटी है उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों बबल टेस्ट, इसे हम सेक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे हम क्लीमेंट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम किस नाम से जानते हैं, बबल टेस्ट को हम सेक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं और क्लीमेंट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये लंग्स की मैच्योरिटी को शो करता है। आजकल ये आउटडेटेड टेस्ट है, आजकल ये यूज नहीं किया जाता है, कोई इसका इतना काम नहीं है, तो इतना इसके बारे में पढ़ो भी मत। इसके बाद है दोस्तों नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट। नाइल ब्लू एक डाई होती है, BLUE आएगा। नाइल ब्लू एक डाई होती है दोस्तों, नाइल ब्लू सल्फेट जो डाई है वो यूज करते हैं। नाइल ब्लू सल्फेट जो डाई है वो यूज करते हैं। ये डाई क्या काम करती है दोस्तों, ये जो स्किन की जो सेल्स होती है ना, उन स्किन की सेल्स को क्या कर देती है, ऑरेंज कलर में कर देती है। अब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर स्किन सेल्स भी होंगी, मैच्योर स्किन सेल भी होती है,
लेकिन ये नाइल ब्लू सल्फेट उन स्किन सेल्स को तभी करती है जब उस स्किन सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, सर्फेक्टेंट की अमाउंट अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तभी ये इसको किस में चेंज करती है, ऑरेंज में चेंज करती है। तो ये स्किन का टेस्ट नहीं है, ये किसका टेस्ट है, लंग्स की मैच्योरिटी का टेस्ट है। लेकिन जो स्किन सेल्स हैं दोस्तों, जब एमनियोटिक फ्लूइड में गिरेंगी तो उनके चारों तरफ जो सर्फेक्टेंट है वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। उससे जब हम इसको डाई में मिक्स करेंगे तो ये डाई का कलर क्या कर देगा दोस्तों, ऑरेंज में चेंज कर देगा। और इस ऑरेंज में चेंज होने के कारण दोस्तों जो ये स्किन सेल्स जो ऑरेंज में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं, तो उसके कारण से हमें पता लग जाएगा कि जो लंग्स हैं वो क्या हो चुके हैं दोस्तों, मैच्योर हो चुके हैं। एक दो और हैं, नाम याद रख लेना, ज्यादा नहीं। तो जैसे फोस्फेटाइडिल कोलिन है, अगर ये प्रेजेंट है, इसके अमाउंट एक स्पेसिफिक अमाउंट में अगर ये प्रेजेंट है दोस्तों, तो भी ये किस चीज को शो करता है, आपका लंग्स की मैच्योरिटी को शो करता है। बस नाम याद रख लेना कि किसके लिए किया जाता है, ज्यादा नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कुछ आपको मैंने टेस्ट बताए हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। मोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन फोस्फेटाइडिल जो ग्लिसरॉल वाला है ना, वो जरूर याद रख लेना, और चाहिए याद होने हो। तो ये हो गया पहला, लंग्स मैच्योरिटी। टाइप फर्स्ट डायबिटीज, डायबिटीज के लिए दोस्तों हम ये टेस्ट करेंगे क्यों, तो इसके लिए क्या, तो हम एक सेकंड की जल्दी बताता हूँ, HbA1c करेंगे। HbA1c का मान अगर लेस देन 5.7 आता है तो ये दिखाता है कोई डायबिटीज नहीं है। अगर 5.7 to 6.4 आता है तो ये किस चीज को दिखाता है दोस्तों, कि प्री डायबिटीज है। और मोर देन 6.4 आता है तो ये किसको शो करता है, डायबिटीज को। HbA1c जो है डायबिटीज का मोस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट रिलायबल सीवियरिटी को जानने के लिए प्रोलॉन्ग्ड जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उस ट्रीटमेंट को जानने के लिए भी हम यूज करते हैं। पिछले 2 से 3 महीने के जो लेवल है उसको बताता है, इसलिए हम इसे रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट भी बोलते हैं। 8 से 12 वीक का जो रिजल्ट है वो बताता है। एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक्सरसाइज से और इसके अलावा दोस्तों, मतलब कि आपने अगर फूड ले रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खाली पेट भी करवा सकते हो, बिना खाली पेट भी करवा सकते हो, किसी भी टाइम पे जाके ये करवा सकते हो। तो ये टेस्ट करवाते हैं हम। कुछ लोग बताते हैं कि भाई सी रिएक्टिव जो चैन टेस्ट है वो होता है, लेकिन वो दोस्तों नहीं होता है, बेस्ट टेस्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है, वो नहीं होता है। तो HbA1c टेस्ट करवाएंगे हम इसके लिए, न कि ये करवाएंगे, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा RBS करवा सकते हैं, रैंडम ब्लड शुगर लेवल वो करवा सकते हैं विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर प्रेजेंट है तो वो। इसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है 70 से 99 जो है दोस्तों, 70 to 99 अगर है तो वो दिखाता है कि जो पेशेंट है वो दोस्तों बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है, कोई डायबिटीज नहीं है। और अगर 100 to 125 है फास्टिंग तो ये दिखाएगा प्री डायबिटिक है। और अगर 125 से ज्यादा है, मतलब 126 या उससे ज्यादा है दोस्तों, तो वो डायबिटीज को दिखाएगा। इसके अलावा रैंडम ब्लड शुगर लेवल विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी डायबिटीज को डायग्नोज करने में काम में लिया जाता है। 140 से कम है तो नॉर्मल है, 140 से 200 है तो ये प्री डायबिटीज को शो करेगा, और 200 से ज्यादा है तो डायबिटीज को। मैंने सारा आपको रिवाइज करवा दिया है ये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कार्डियक एनोमलीज, अगर बेबी के अंदर कार्डियक एनोमलीज देखनी तो आप USG करवाओ, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाओ, मेनली टारगेट स्कैन करवाओ। टारगेट स्कैन मतलब कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी 18 से और 20 वीक के ऊपर की जाती है, उसमें सारी जो एनोमलीज हैं दोस्तों उनके बारे में क्या लग जाता है, पता लग जाता है। तो उसके द्वारा पता लगा सकते हैं। यहाँ पर इसके द्वारा, इस टेस्ट के द्वारा हम जो कार्डियक जो एनोमलीज उनके बारे में पता नहीं लगा सकते। और जो न्यूरल जो ट्यूब डिफेक्ट है दोस्तों, सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको पता है, स्पाइना बाइफिडा हुआ, मेनिंजोसीली, मेनिंजोमाइसीली, ये जो न्यूरल ट्यूब क्लोजर नहीं हो पाए तो इसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए ये टेस्ट हम करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के बारे में तो सबको पता रहता है, यहाँ पर ये कुछ बच्चे भूल जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होता है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बार मैं मेमोरी देखता हूँ इसमें कितनी बच रही है कहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, चलो इनको लिख लो, पहले दोनों को लिख लो, फिर कहोगे कि सर लिखवाया नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में लिखवा देना तो ज़्यादा सही रहे, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए साथ में, बट फिर वो कई साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। चलो लिखो, इसमें क्या लिखाऊं, 101 वो करो पहले, तो क्वेश्चन नंबर 101 करो, लिखो। आप प्रेगनेंसी लिख लो, लेबर को जरूरी लिखना नहीं है ना, लेबर और प्रेगनेंसी दोनों लिख सकते हो। लिखो प्रेगनेंसी एंड लेबर के दौरान, दोनों लिख लो, प्रेगनेंसी एंड लेबर के दौरान, प्रेगनेंसी एंड लेबर के दौरान, प्रेगनेंसी एंड लेबर के दौरान मदर को सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना चाहिए, नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि इसके कारण, लिखो, क्योंकि इसके कारण
वेना कावा के द्वारा, वेना कावा के द्वारा, तो किसके कारण, वेना कावा के द्वारा, या यूट्रस के द्वारा लिखो यार, क्या लिख रहा हूं, सॉरी, यूट्रस के द्वारा, यूट्रस के द्वारा वेना कावा कंप्रेस हो जाता है, यूट्रस के द्वारा वेना कावा कंप्रेस हो जाता है, हो जाता है, जिससे, जिससे सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है, जिससे सुपाइन हाइपोटेंशन, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका यहां तक, फिर और एक लाइन और लिखाऊंगा अभी, जो कि हाइपोटेंशन होने के कारण, नेक्स्ट लिखो हाइपोटेंशन, इसी में नेक्स्ट लिख लेना, हाइपोटेंशन होने के कारण, हाइपोटेंशन होने के कारण, कारण प्लासेंटल परफ्यूजन कम हो जाता है, प्लासेंटल परफ्यूजन, प्लासेंटल परफ्यूजन कम हो जाता है, कम हो जाता, ठीक है। इसको हाइलाइटर ले आना, ये खरीद लो एक हाइलाइटर दोस्तों, इतने पैसे और किसी में खर्च करते हो तो एक हाइलाइटर भी और खरीद लो, इससे पता लग जाएगा भाई आंसर कौन सा था इस लाइन के अंदर। क्या कह रहे हैं सर पैसे तो हैं ही नहीं, नहीं तो पढ़ते ही क्यों, हमारे पास पैसे होते, हम जॉब कर रहे होते तो ही तो पैसे होते, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो दोस्तों इतना मोबाइल का डाटा करवाया तो 20-25 रुपए का और एक हाइलाइटर ले आओ, कौन सा इसमें बड़ी बात है आपके लिए। और नहीं है तो भोजराज जी से मांग लो, भोजराज जी को कह दो कि सर हाइलाइटर भेजो हर स्टूडेंट को, जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, हमने आपकी वीडियो देखी है, हाइलाइटर भेजो हमें आप। दूसरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, इसको भी लिख लेते हैं। इसमें लिख लो कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, एमनियोसेंटेसिस में, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा अल्फा फीटोप्रोटीन की जांच की जाती है, अल्फा फीटो, सिर्फ ये नहीं की जाती, बहुत जांचें की जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन से स्पेसिफिक रैशनल है, अल्फा फीटोप्रोटीन की जांच की जाती है, जांच की जाती है, जो कि डाउन सिंड्रोम में कम हो जाता है, जो कि डाउन सिंड्रोम में कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, तथा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बढ़ जाता है, तथा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बढ़ जाता है। हाईलाइट कर लो। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो क्या है, ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड, पीरियड देखो पोस्टपार्टम है, ठीक है, मतलब लेबर के बाद का पीरियड है ये। ए क्लाइंट टेल्स नर्स सी इज हैविंग लेग क्रैम्प्स। देखो प्रेगनेंसी के दौरान भी हमने देखा था दोस्तों लेग क्रैम्प्स होते हैं, वहां पर जो लेग क्रैम्प्स है प्रेगनेंसी के दौरान होता है, उसके हमने कई सारे रीजन पढ़े थे, ठीक है, लेग क्रैम्प्स का ट्रीटमेंट पढ़ा था हमने कि भाई हम लोकल हीट अप्लाई कर सकते हैं, लेग को एलिवेटेड कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा मसाज की जा सकती है और रेस्ट किया जा सकता है। तो ये सब टेस्ट थे, तो ये सब इसके इंटरवेंशन थे। अब यहाँ पर पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, लेग क्रैम्प्स हो रहा है, तो कौन से फूड क्या करने चाहिए दोस्तों, एनकरेज करने चाहिए। चलो आ जाओ इधर दोस्तों, यहाँ पे दिख ही गया होगा आपको कैल्शियम। तो लेग क्रैम्प से आने का जो एक रीजन होता है दोस्तों, वो कैल्शियम की कमी होती है, मतलब हाइपोकैल्शियमिया होता है। कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल है एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग 8.6 to 10 है, और वैसे 9 से 11 होता है नॉर्मल, आप 9 से 11 ही याद रख सकते हो। तो उसकी कमी होना, कैल्शियम की कमी होने के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, लेग क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को आप कैसा फूड दोगे दोस्तों, कैल्शियम रिच फूड दोगे। तो कौन कौन से फूड आप सजेस्ट करोगे, तो आप उसको सजेस्ट करोगे दोस्तों, चीज सजेस्ट करोगे, सबसे ज्यादा होता है इसमें यहाँ पे। इसके अलावा योगर्ट करोगे, ठीक है, और सोया मिल्क करोगे, टोफू करोगे, टोफू करोगे। इसके अलावा दोस्तों आप मिल्क करोगे, चीज करो, चीज हो ही गया, सलमान भाई करोगे तो सलमोन, सलमान ही सलमोन है। ब्रोकली करोगे, ठीक है, ब्रोकली है वो भी दिया जाता है, ऑरेंज भी दिया जाता है, ठीक है, स्पिंच, कुछ स्पाइनेच बोलते हैं, कुछ स्पिंच बोलते हैं, देख लेना जो भी है, ठीक है, पालक ये भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, ये सब कैल्शियम रिच फूड है। तो थोड़ा सा नाम 5-10 याद रखा करो हमेशा, कि आपको पता रहे कि हाँ हाँ
ये सब कैल्शियम रिच फूड है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसमें तो क्या रटाऊंगा, इसमें तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो लीवर, रेजिन्स, प्रोटीन है इनमें, चीज और ब्रोकली दोनों आ गए हमारे ऑप्शन, तो हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत हमें इसमें पढ़े नहीं। तो चीज है ब्रोकली का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी चीज एंड ब्रोकोली। ठीक है, एग्स एंड लीन मीट्स प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। एग जो है सबसे अच्छी प्रोटीन होती है, इसको हम रेफरेंस प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब के सब जो 10 एमिनो एसिड हैं दोस्तों, सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, बताओ कि टायरोसिन इसेंशियल एमिनो एसिड है कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, टायरोसिन के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे है ना उसको ट्रिक से याद कर लेते हैं और वो उसमें टी आ जाता है, एवी हिल एमपीटीटी, ये वाली ट्रिक याद करते हैं तो टी उसमें आता है, उसमें तो 2 बार टी आता है, तो आप उससे कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ट्रिप्टोफेन है, ठीक है, एक टायरोसिन, तो इसमें क्या आएगा बताओ, टायरोसिन क्या आएगा, इसेंशियल आएगा नॉन इसेंशियल आएगा? करो इस क्वेश्चन को, कमेंट करो। इसके बाद है दोस्तों एग्स एंड लीन मीट्स, तो वो मैंने आपको भी बताया ही है। एग के अंदर सारे अमीनो एसिड होते हैं, इसको डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, इसे बोलते हैं एनपीयू, वो इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब डाइजेस्टिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाई जाती है, लेकिन आप सोयाबीन को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे तो उसका क्या फायदा, ऐसे प्रोटीन लेने का क्या फायदा है। तो इसलिए एग प्रोटीन जो है डाइजेस्टिबिलिटी में भी अच्छी होती है, इसलिए ये इसको हम बेस्ट प्रोटीन मानते हैं, रेफरेंस प्रोटीन मानते हैं इसको। होल व्हीट ब्रेड्स एंड सीरियल्स, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, यहाँ पर प्रोटीन ज्यादा है, यहाँ पे भी प्रोटीन ज्यादा है, यहाँ पर चीज एंड जो ब्रोकली है उनमें कैल्शियम ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। चलो इसको लिख लो। अब 3 अंत ना, थ्रियोनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, तो आपको टायरोसिन के बारे में बताना है। लिखो लिखो, पोस्टपार्टम पीरियड में लेग क्रैम्प का कारण हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, तथा इसमें हम कैल्शियम रिच फूड देते हैं, कैल्शियम रिच RICH, मतलब कैल्शियम जो भरे हुए, भर कर दो, कैल्शियम रिच फूड देते हैं, भर कर दो। जैसे कि अब 2 तो ये लिख लो, जैसे कि चीज एंड ब्रोकली, ठीक है, और बाकी के भी लिखना चाहो तो लिख लेना, इसी लाइन के अंदर और जोड़ देना, 2-4 जो है और जोड़ देना, योगर्ट जोड़ देना, सलमान भाई जोड़ देना, सलमोन याद हो जाएगा ना उससे, सलमोन है वो जोड़ देना, ठीक है। बाकी की आपको मैंने आपको जितने भी बताए हैं वो सारे आप लिख देना। इसमें मिल्क है, टोफू है, सोया मिल्क है, योगर्ट है, ये सब भी इसमें ऐड कर सकते हो आप। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतने कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इससे मैं, एक एक क्वेश्चन में आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गया। देखो, व्हेन इज इट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए फीमेल क्लाइंट टू नो दैट ए फीटस मे बी स्ट्रक्चरली डैमेज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ ड्रग, कि एक फीमेल जो पेशेंट है ना दोस्तों, उसको कब जानना ये जरूरी है कि जो वो दवाई ले रही है, जो मेडिसिन ले रही है, वो जो मेडिसिन है दोस्तों, मेडिसिन के लेने के कारण उसका जो फीटस है उसके स्ट्रक्चरली डैमेज्ड हो सकता है। देखो अब इसमें वैसी लैंग्वेज लिखी हुई है, इसमें वैसी मेडिसिन की लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, कॉन्जिनाइटल एनोमलीज कहना चाह रहा है ये, ठीक है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि भाई कॉन्जिनाइटल एनोमलीज जो हैं वो हो सकता है ड्रग्स को लेने के कारण। तो उस मदर को कब पता होना चाहिए, कोई भी मदर है, मान लो प्रेग्नेंट हो रही है, आप ये एग्जांपल ले लो, कोई भी मदर हो आप में से भी, कि आपको कब पता होना चाहिए कि भाई मुझे ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, कब ये टाइम आएगा जब आपको पता हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मान लो आपको अर्ली एडोलसेंस में ही बता दें, जब आप अर्ली एडोलसेंस पीरियड के अंदर हो, जब आप 13 से 16 साल के पीरियड में हो लगभग, उस दौरान आपको बता दें इस बारे में। दूसरा, थ्रू आउट द एंटायर प्रेगनेंसी, जब आप प्रेग्नेंट हो गए तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब शुरू होगा तब आपको पता होना चाहिए। देखो पहला जो ऑप्शन है ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंस, ये बहुत ज्यादा जल्दी हो गया, टू अर्ली हो गया। क्यों? क्योंकि उसको बताओगे हो सकता है कि वो तब तक भूल जाए, उसको याद ही नहीं रहे, तो इसलिए ये चीज क्या होगी, टू अर्ली हो गई। इतनी जल्दी बताने से उसके माइंड में चीजें रहे नहीं रहे, समझ पाए नहीं समझ पाए, तो ये चीज क्या होगी दोस्तों, टू अर्ली होगी। ये जो टाइम पीरियड है, ये इसमें बच्चा मैच्योर भी नहीं है अभी, उसको और काफी लंबा टाइम के बाद में वो क्या करेगा, बेबी डिलीवर करेगा या फिर प्रेग्नेंट होगा। तो इसलिए ये दोस्तों ज्यादा जल्दी टाइम हो गया। अब ये 2 ऑप्शन है, सोच लो आप कि सर
मुझे पता है कि कई बच्चों की इसमें आंसर जो आएगा वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आ रहा होगा कि भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पता होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ड्रग्स के कारण कौन से ट्राइमेस्टर में होते हैं, तो आंसर फोर्थ होता, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। क्यों होते हैं? मतलब आप कोई भी ड्रग ले रहे हो ना दोस्तों और वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो नहीं लेनी चाहिए और आपने ले ली प्रेगनेंसी के दौरान, तो कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होंगे? तो उसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर आएगा। कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। क्यों होंगे? एक बात बताओ, कॉन्जेनिटल एनोमलीज का मीनिंग क्या है? कि भाई उसके जो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स है दोस्तों उनके अंदर क्या आ गई है? एब्नॉर्मलिटी आ गई है। ठीक है, कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है दोस्तों, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मान लो, कोई भी कॉन्जेनिटल जो एनोमलीज है दोस्तों वो आ गई है, तो वो मतलब कि उसके एनाटॉमी में प्रॉब्लम हुई है। एनाटॉमी मतलब उसके शरीर में प्रॉब्लम हुई है, और उसका शरीर मतलब कब बन रहा है? तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो हो रहा है दोस्तों वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है उस दौरान ही अगर आपने ले लिया, जब शरीर बना भी नहीं है, तो उसके चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों? बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान किसमें रखना चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूं। ठीक है, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इसमें इन्होंने कह दिया कि जो फीमेल है ना वो प्रेग्नेंट हो चुकी, मान लो प्रेग्नेंट होने के बाद उसको पता ही नहीं है और उसने ड्रग्स लेना क्या कर दिया दोस्तों? स्टार्ट कर दिया, और आप उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने बताया कितने दिन बाद? कि 20 दिन बाद बताया मान लो आपने। ठीक है, यहां भी आपने बाद में बताया, अब आपने 20 दिन बाद बताया और वो कह रही है कि जब से तो मैं तो इतने दिन से एस्पिरिन ले रही हूं, मैं तो इतने दिन से क्या ले रही हूं? एस्पिरिन ले रही हूं। तो दोस्तों ये चीजें क्या करेंगी? कॉन्जेनिटल एनोमलीज को बढ़ावा देंगी। कॉन्जेनिटल एनोमलीज को क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। क्यों? क्योंकि उसको 10 दिन पहले अगर ये पता होता तो वो नहीं लेती, तो इसको प्रेग्नेंट होने से पहले पता होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कि व्हेन प्लानिंग टू बिकम प्रेग्नेंट, जब वो इस चीज को प्लान करे ना तभी उसको इसके बारे में बता देना चाहिए। नहीं तो अगर उसको आपने इस टाइम नहीं बताया तो हो सकता है कि जब आप उससे मिलो उससे पहले वो ये ड्रग ले चुकी हो, फिर आप उसको कहोगे तुमने ले ली और मैंने तो तुम्हें लेट बताया, तो वो फिर आपकी पिटाई कर देगी उस टाइम की, अब क्यों बता रहा है, फिर क्या फायदा बताने का। ठीक है, तो अगर आप पिटाई से बचना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको उस समय बताना है, आपको जब वो प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग करे तभी बता दो कि भाई अब आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, तो ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी ड्रग नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप ड्रग लेना क्या करते हो दोस्तों, स्टार्ट करो। आपके अंदर कॉन्जेनिटल एनोमलीज के चांसेस क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं उस दौरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या आएगा? कि व्हेन प्लानिंग टू बिकम प्रेग्नेंट। अब देखो बहुत अच्छा मैं आपको वो दिखा रहा हूं दोस्तों। अब मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं इससे रिलेटेड कि ड्रग्स जो है वो कौन कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कौन कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान? बहुत सारी होती हैं, सारी तो आप याद ही नहीं रख सकते, तो जो याद रख सकते हो वो आप देख लो इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स लिखो जो प्रेगनेंसी के दौरान, उन ड्रग्स को हम टेरेटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं। जो क्या काम कर सकते हैं? टेरेटोजेनिक ड्रग्स कॉन्जेनिटल एनोमलीज कर सकती हैं। उन ड्रग्स को हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? टेरेटोजेनिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती हैं और वहां पर क्रॉस करके क्या कर देती हैं दोस्तों? बच्चे के अंदर कॉन्जेनिटल एनोमलीज कर देती हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, टेरेटोवा। क्या याद रखना है? टेरेटोजेनिक से याद रख लेना, टेरेटोवा, TERATOWA। तो लगभग कुछ ड्रग्स आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए बस अब नाम याद रख लो, थैलिडोमाइड्स, क्योंकि मैं पूरी तो आपको इस समय करवा नहीं सकता, तो आपको एक याद रखनी है दोस्तों, कौन सी ड्रग है? थैलिडोमाइड जो ड्रग है वो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों? नहीं लेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके बाद एपिलेप्टिक। अब एपिलेप्टिक मतलब ये नहीं सारे एपिलेप्टिक, हो सकता है कुछ कंडीशन इसमें देनी भी पड़ जाए, लेकिन एपिलेप्टिक ट्रिक के लिए है ये। तो यहां से आप याद रख लेना वालप्रोएट या वालप्रोइक एसिड। एसिड जो होती है उनको ऐसे भी लिख सकते हैं, वालप्रोइक एसिड लिख दो या वालप्रोएट लिख दो, एस्पार्टिक एसिड लिख दो या एस्पार्टेट लिख दो, ग्लूटामिक एसिड लिख दो या ग्लूटामेट लिख दो। ठीक है, ये ध्यान रखना ये चीजें, है ना। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में आप कौन सी ड्रग इसके अंदर वो करोगे? R4 कौन सा आएगा? मैं भी दिमाग में मेरे नहीं आ रहा, एक सेकंड देना मुझे आप। चलो पहले और देख लेते, फिर वो आपको वापस लेके आऊंगा। ठीक है, तो A4 क्या आएगा दोस्तों? A4 जैसे आपको एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एमाइनोग्लाइको जो साइड्स हैं दोस्तों वो भी हम नहीं देते। यहाँ पर रेटिनोइड्स आएगा, R4 रेटिनोइड्स। ठीक है, मैं भी ह्यूमन हूँ, भूल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन याद आ जाता है। देखो आपको आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, मेरे सामने ऑप्शन नहीं है, मुझे हर चीज बतानी पड़ती है। तो R4 रेटिनोइड्स मतलब विटामिन ए भी नहीं दी जाता है। ठीक है, विटामिन ए भी कॉन्जेनिटल एनोमलीज को कोज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि कौन सी विटामिन नहीं दी जा सकती है। T4 यहाँ पर आएगा थर्ड एलिमेंट। क्या आएगा? थर्ड एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट कौन सा है? तीसरा तत्व कौन सा है? याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। याद आ गया ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे याद करते हो ना।
तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीसरा कौन सा है, लिथियम, तो लिथियम भी नहीं देते हैं हम। क्या नहीं देते हैं, लिथियम भी हम नहीं देते। इसके अलावा ए फॉर एसी इनहिबिटर्स भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर्स भी लिखो, ए फॉर, यहां पर ए है, इसका लिखो एल्कोहल, एल्कोहल भी नहीं देते। एसी इनहिबिटर्स के अंदर क्या आती है, एसी इनहिबिटर्स, ए ऐसे याद रखो, अप्रैल, ऐसे याद रखो, अप्रैल, अप्रैल, तो एसी इनहिबिटर्स जिनमें लास्ट में प्रिल आता है वो नहीं देते हैं। कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, ये ड्रग्स भी हम नहीं देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये भी नहीं देते हैं। वारफरीन, वारफरीन तो वैसे याद रख लो, वार मतलब युद्ध हो रहा है भाई, युद्ध होगा ऐसा काम क्यों करें, तो वारफरीन भी नहीं देंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। ये इसलिए ट्रिक बताई दोस्तों, बिना ट्रिक के आप याद ही नहीं कर सकते, मुझे पता है, बिना ट्रिक की चीज याद ही नहीं हो सकती, आप भूल जाओगे बार बार, तो एक बार ट्रिक बना लोगे तो याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ट्रिक है। एम कैट है, एम कैट एच गोट, ठीक है, ऐसे याद रखना, एम कैट है गोट, है गोट, यहां पर कैट आ गया, यहां गोट आ गया। हाँ मुझे पता है स्पेलिंग गलत है, GOAT होता है, बोल रहा है पीछे से एक बंदा, सर स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ पे। एम फॉर मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल नहीं देते हैं। क्लोरैम्फेनिकोल, क्लोरैम्फेनिकोल, फेनिकोल। एमाइनो ग्लाइकोसाइड, एमाइनो ग्लाइकोसाइड, और टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। अब सर ये ट्रिक क्यों, उसमें क्यों नहीं जोड़ी भाई, इधर है ना स्पेसिफिक आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट कोज करती है ये ड्रग्स, इसलिए वहां पर नहीं दी मैंने। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आता है कि मेट्रोनिडाजोल क्यों नहीं देते हैं, कि क्या कोज करता है ये, तो ये हिपेटिक फेलियर कोज करता है, तो H फॉर हिपेटिक फेलियर। मेरे पास तो कलर है दूसरा, मैं तो ऐसे लिख लूंगा, H को अलग कलर में, इसको अलग, हिपेटिक फेलियर, आप H के आगे लिख लेना करके, ऐसे लिख लेना, H फॉर हिपेटिक फेलियर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सीधा आएगा कि मेट्रोनिडाजोल क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये क्या कोज करती है, हिपेटिक फेलियर कोज करती है। क्वेश्चन आएगा कि क्लोरैम्फेनिकोल जो है वो क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। अब हर चीज के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वैसे मैं आपको बहुत चीजें बता रहा हूँ। एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्यों नहीं दे सकते हैं, ये ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करता है, वैसे ही नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करता है, लेकिन सिर्फ आप अभी ऑटोटॉक्सिसिटी याद रखो, बहुत है। टेट्रोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रो नहीं, टेट्रासाइक्लिन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि टीथ डिस्कलरेशन कोज करता है, टीथ डिस्कलरेशन, बेबी का जो टीथ है ना वो डिस्कलरेट हो जाते हैं, डिस्कलरेशन, ठीक है, इसलिए क्या होती है दोस्तों, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो ये चारों के तो इनको आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे, इनमें से डायरेक्टली क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इनको जरूर याद रखना। इन सब में भी अगर आपसे एक इंपॉर्टेंट पूछे ना दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना कि एसी इनहिबिटर्स नहीं देते हैं, इसका जरूर याद रख लेना, और एक वारफरीन का याद रखना, ये तो जरूर याद रखना, ये दो तो, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन सी देते हैं। ठीक है, लाबिटालोल देते हैं, हाइड्रोलेजिन है, ये दे सकते हैं, मिथाइल डोपा दे सकते हैं, बट एसी इनहिबिटर्स नहीं दे सकते। चलो आ जाओ वापस लौट के, बहुत पढ़ लिया, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार पढ़ाई होगी सरकार। चलो लिख लो, लिखो कि प्रेग्नेंट क्लाइंट को, लिखो एक फीमेल को प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान ही ये पता होना चाहिए, प्लानिंग के दौरान ही अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना, के दौरान ही यह पता होना चाहिए कि कुछ ड्रग्स का ऐसे लिखो आप, इसमें तो ड्रग्स लिख दिया, कुछ ड्रग्स का इंजेक्शन मतलब यूज, कुछ ड्रग्स का यूज लिखो, कुछ ड्रग्स का यूज बच्चे में इसी को लिखूंगा मैं, आपको कॉन्जेनिटल एनोमलीज नहीं लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता है, स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सब बच्चे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में घुसेंगे इसमें, क्योंकि होता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन पता कब होना चाहिए, वो पता होना चाहिए जब प्लानिंग करे तब, इसलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों क्या है कि ए प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क द क्लिनिक नर्स हाउ स्मोकिंग विल अफेक्ट हर बेबी। कि जो स्मोकिंग है ना, देखो स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे आज हम। स्मोकिंग के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे कि जो स्मोकिंग है वो बेबी को कैसे इफेक्ट करता है। स्मोकिंग जो है वो बेबी को कैसे इफेक्ट करता है। व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट सिगरेट स्मोकिंग विल इन्फ्लुएंस द नर्स रेस्पॉन्स। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे सिगरेट जला रखी होगी अभी और फिर करा हुआ सर बताओ क्या क्या होते हैं, ऐसा मत कर लेना, ठीक है ना। अब मैं कैमरे में से घुस के तो आ नहीं सकता तुम्हें, नहीं तो तुम्हारी पिटाई भी कर दूं। अभी तो देखो स्मोकिंग का क्यों वो कह रहे हैं सर, कोई मेल जो बच्चा है वो कह रहा होगा मैं तो मेल हूँ, मेरे में क्या होगा, तो तुम्हारे अंदर तो बहुत गड़बड़ हो सकती है दोस्तों, ध्यान रखना। और भी चलो हम बात करेंगे, अभी हम फीमेल की बात करते हैं कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन की जो स्मोकिंग है वो क्यों नहीं करनी चाहिए। वैसे कई सारे रीजन होते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो आपको 3-4 है ना वो जरूर याद होने चाहिए, ज्यादा आपको जो याद नहीं हो, लेकिन 3-4 दोस्तों आपको जरूर याद होने चाहिए। देखो कौन कौन से याद होने चाहिए। एक तो दोस्तों मैंने आपको बताया था स्मॉल बेबी, मतलब कि उसका वेट कम होगा, तो LBW जरूर याद रखना। LBW आपको दोस्तों जरूर याद रखना है। एक तो ये याद रखना, एक याद आप दूसरा मैंने आपको अबॉर्शन करवाया था, ध्यान रखना। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेज या ऑप्शन में ये नहीं लिखा है तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। एक आपको याद रखना है दोस्तों प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर भी कोज करवा सकता है। ये क्या कोज करवा सकता है, प्री टर्म लेबर भी कोज करवा सकता है। इसके अलावा कई सारे डिसऑर्डर्स भी करवा सकता है, जैसे प्लासेंटा प्रीविया, ये भी कोज करा सकता है। एब्रेप्टियो प्लासेंटा, डिक्रीज ब्रीथिंग मूवमेंट। अब आपको सर ब्रीथिंग तो बच्चा करता ही नहीं है, तो ब्रीथिंग मूवमेंट कैसे डिक्रीज होंगे। तो दोस्तों बच्चा ब्रीथिंग नहीं करता, मतलब गैसेस एक्सचेंज नहीं करता, मूवमेंट्स होते हैं 11 वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, 20 वीक पे जाके रेगुलर हो जाते हैं, तो वो जो मूवमेंट है वो कम हो जाते हैं। और डिक्रीज फीटल मूवमेंट, फीटल जो मूवमेंट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, कम हो जाएंगे। तो डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स भी कम हो जाएंगे। तो ज्यादा याद नहीं करो ना, तो ये 2-3 तो याद ही रखना, LBW, मिसकैरेज, प्री टर्म लेबर, ठीक है, ये 3 तो आपको जरूर याद रखना है, LBW, मिसकैरेज और प्री टर्म लेबर। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया प्लासेंटा प्रीविया, एब्रेप्टियो प्लासेंटा, ठीक है। इसके अलावा फीटल मूवमेंट कम हो जाते हैं और ब्रीथिंग मूवमेंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। होते क्यों हैं, तो क्या रीजन होता होगा। एक तो सबसे मेन जो रीजन है वो क्या होता है दोस्तों कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट करता है। ये क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स को क्या करता है दोस्तों, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो प्लासेंटल इनसफिशियंसी कोज करेगा ये, क्यों, क्योंकि जो ब्लड है वो नहीं पहुंच पाएगा, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो वेसल्स हमने देखा था अभी सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम में, वो भी तो वेसल्स ही है ना, ब्लड वेसल्स दोनों हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है और वेन भी हो सकती है। तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो उसके कारण फीटल और मैटरनल जो ब्लड वेसल्स हैं दोस्तों, उनको क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण। तो इसलिए तो ये रिजल्ट है जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो इफेक्ट है दोस्तों उसके कारण, ठीक है, ध्यान रखना। तो दिस रिजल्टिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है, जिसके कारण जो फीटस और मेटल की जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होती है दोस्तों, अफेक्ट होती है। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, देखो कैसे कैसे ऑप्शन दिए इन्होंने, मतलब किस, एक सेकंड, कैसे कैसे खतरनाक ऑप्शन दिए हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि इट रिलीव्स टेंशन एंड द फीटस रेस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली, कि भाई ये टेंशन को क्या करता है दोस्तों, कम कर देता है। आप स्मोकिंग करो, टेंशन खत्म, भाड़ में जाए नोरसेट और भाड़ में जाए पढ़ाई, अपने उड़ाएंगे सुट्टा। ऐसे ही बच्चे के लिए भी सारी टेंशन खत्म है, फीटस भी मस्त रहेगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, तो फीटस भी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। तो बिल्कुल गलत है, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, substances contained in smoke diffuse through the placenta and compromise the fetus well-being। तो दोस्तों ऐसे क्रॉस तो नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है, सब्सटेंसेस जो है वो क्रॉस तो नहीं कर पाते हैं, बट ये है कि बस वो क्या कोज कर देते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो प्लासेंटल इनसफिशियंसी हो जाती है, प्लासेंटल जो परफ्यूजन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। इफेक्ट्स आर लिमिटेड, ज्यादा इफेक्ट्स नहीं होते, करो काम, बिकॉज फीटल सर्कुलेशन एंड मैटरनल सर्कुलेशन आर सेपरेटेड बाय द प्लासेंटल बैरियर। तो बिल्कुल गलत है, इफेक्ट्स लिमिटेड नहीं होते, वास्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई अलग अलग है तो बच्चा है वो मस्त रहेगा, माँ अगर कोई कहे कि तुम पियो, तुम बच्चा और तुम्हारा ब्लड मिक्स नहीं होता, तुम क्यों डर रही हो, बच्चे को कुछ नहीं होने वाला है, तुम आराम से उड़ाओ सुट्टा, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों।
क्यों? क्योंकि मान लो क्रॉस नहीं करता लेकिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बेबी के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा। बेबी हाथ जोड़ के कहेगा माता जी बंद कर दो ये काम, ज्यादा दिन नहीं तो कम से कम 9 महीने तो रुक जाओ। ठीक है, तो ऐसी मां नहीं बनना कि आपके बच्चे को आपके सामने क्या जोड़ना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिख लो, देखो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग कंप्लीटली बंद कर देनी चाहिए। के दौरान स्मोकिंग कंप्लीटली बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यह वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है, इसके कारण बीपी इंक्रीज हो सकता है। वहां पर हमने डिक्रीज पढ़ा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण बीपी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। वहां पर वेनस रिटर्न का सिस्टम था, क्योंकि एक बड़ी जो वेन है ना दोस्तों वो इफेक्ट हुई थी इसके कारण। लेकिन यहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में बीपी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है, जो कि फीटल एंड मैटरनल ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, जो कि फीटल एंड मैटरनल ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है। फीटल एंड मैटरनल ब्लड वेसल्स को क्या करता है दोस्तों, इफेक्ट करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। बस अब ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बच रहे है ना, एक क्वेश्चन ही ऐसा हो रहेगा जिसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे, 1-2 ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो अब आप कहोगे इस क्लास को खत्म होने के बाद मैं आपको ना बताऊंगा कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर सच में ही हमने बहुत चीजें पढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने मौसमी के क्वेश्चंस कर लिए। एक क्लाइंट हु इज एट 12 वीक्स जेस्टेशन, 12 वीक की दोस्तों प्रेगनेंसी है, टेल्स ए नर्स दैट द प्रीनेटल क्लिनिक, एक नर्स है प्रीनेटल क्लिनिक के अंदर 12 वीक की प्रेगनेंसी के साथ एक मरीज आया आपके सामने, और उस मरीज को सीवियर वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखना, नोजिया एंड फ्रीक्वेंट क्या हो रही है दोस्तों, बार बार वोमिटिंग हो रही है, सीवियर नोजिया हो रहा है। तो नर्स सस्पेक्ट करती है कि दैट द क्लाइंट हैज हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, कि क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो रहा है। विद व्हाट डिसऑर्डर इज दिस फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड, कि कौन से डिसऑर्डर के कारण दोस्तों, किसके रीजन के कारण ये होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। पहला ऑप्शन दे रखा है कि भाई कोलेसिस्टाइटिस की हिस्ट्री होगी उसके अंदर, ठीक है, गोल ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन है वो हो रहा होगा। गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, कोलेसिस्टाइटिस कहलाता है, और यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन सिस्टाइटिस कहलाता है। या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के कारण होगा, जिसे हम पॉलीहाइड्रोएमनियोज बोलते हैं, 2000 ml से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या हाइड्रोएमनियोज भी बोल देते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोज या हाइड्रोएमनियोज। ये इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा अभी आपको, सिंपल को हार्ड कैसे बनाते हैं, और आपने जो पढ़ा है वो सारा आपका कंसेप्ट वो धरा का धरा रह जाएगा अभी। डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि HCl का जो सीक्रेशन है दोस्तों वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सबको पता है, हाई लेवल ऑफ कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन डाला ही नहीं है, ऐसे मान लो कि ये ऑप्शन है ही नहीं। दोस्तों एक बात बताओ कि मैं यहां पर हाइड्रो जो HCG जो है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक जो हार्मोन है वो नहीं डालूं। आपको मैं ये कहूं कि मुझे ये बताओ कि HCG के अलावा और कौन सा रीजन हो सकता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का, एक हार्मोन और बताओ आप। कंसेप्ट तो ये बना हुआ है ना सीधा, बस सिंपल से एक लाइन में याद कर लिया HCG। तो दोस्तों सिर्फ एक HCG नहीं है, कुछ हार्मोन्स और भी ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। चलो उनके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी हार्मोन्स है। तो पहला तो दोस्तों इंक्रीज्ड HCG, सबको पता है कि HCG का लेवल क्या होना, इंक्रीज होना। किस किस में इंक्रीज हो सकता है, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर इंक्रीज हो सकता है, डाउन सिंड्रोम, तो इसके अंदर भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिल सकता है। RH इनकम्पेटेबिलिटी में भी हो सकता है, तो इसके कारण भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रेटेड फॉर्म मोल या जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया भी लिखा हुआ आ सकता है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में भी हो सकता है। या फिर दोस्तों मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी भी बोलते हैं इसको हम, इसमें भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक तो हो ही गया हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम तो हो ही गया, तो उसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। मैंने इसको आपकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी थी, डॉक्टर HHT,
DRHHT। और कम होने वाली क्या बता रखी थी आपको, TEA, ठीक है। उसमें ट्राइसोमी अदर देन डाउन सिंड्रोम, जैसे कि एडवर्ड एंड जो पटाउ सिंड्रोम है वो लिख रखा था। इसके अलावा आपको क्या लिखाया था मैंने आपको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अबॉर्शन, ठीक है, उसमें कम हो जाता है। अब दूसरा ध्यान रखना, एक हार्मोन और है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी अगर ज्यादा हो जाएगा ना तो वो भी कोज करवा सकता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का एक एक्शन होता है कि ये स्मूथ मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है। स्मूथ मसल्स को क्या करता है दोस्तों, ये रिलैक्स करता है। जब स्मूथ मसल्स क्या होंगी दोस्तों, रिलैक्स होंगी, तो स्मूथ मसल्स के रिलैक्स होने के कारण क्या हो जाता है, जो कार्डियक जो स्फिंक्टर है दोस्तों वो ओपन हो जाता है। और उस कार्डियक स्फिंक्टर जो है, जो स्टमक के ऊपर पाया जाता है एंट्रेंस पे, वो अगर दोस्तों यहां से अगर कार्डियक स्फिंक्टर क्या हो गया दोस्तों, ओपन हो गया, तो वापस से गैस्ट्रिक कंटेंट कहां जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो इसके कारण भी हो सकता है। और एक इसमें एस्ट्रोजन भी दे रखा है कि एस्ट्रोजन के कारण भी हो सकता है। और भी बहुत सारे हार्मोन है, लेकिन मेन तीन तो आप याद ही रख लेना कि बढ़ा हुआ एचसीजी का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल क्या कोज करवा सकते हैं, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कोज करवा सकते हैं। सिर्फ एक हार्मोन मत याद रखो कि बस रट लिया, एचसीजी खत्म, पूरा डिजीज खत्म, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम ऐसे ही खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमें बहुत चीजें पढ़नी पड़ती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या करोगे दोस्तों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या आएगा, देखो सबसे मेन कि भाई सीधी बात है, वोमिटिंग हो रही है तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। अब एक चीज ऐसे लिखूंगा जो आप मानोगे, एक चीज ऐसी लिखूंगा कि आप नहीं मानोगे। तो मैंने एक लिखा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मुझे पता है सबने मान लिया होगा। फिर मैंने लिखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अलावा वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। देखो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस तो सभी जानते हैं कि भाई मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, आप खुद भी बता दोगे सर क्यों होता है। क्योंकि जैसे मान लो स्टोमक के जो कंटेंट हैं, स्टोमक के कंटेंट है दोस्तों, यहां पर HCl है या ऐसे मान लो हाइड्रोजन आयंस हैं। HCl मतलब हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन हो गए। तो जब वॉमिटिंग होगी तो ये आयंस क्या निकलेंगे, बाहर निकलेगा, एसिड बाहर निकलेगा। तो ये जो इसका एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के नाम से जानेंगे। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर हो सकता है क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। अब सर ये कैसे होगा, तो एक्चुअली में स्टार्टिंग फेज के अंदर जब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, सीवियर वोमिटिंग होगी, तो कुछ समय के बाद जो मदर है ना दोस्तों, उसको खाना ही नहीं खाएगी वो, और वो किस में जाएगी दोस्तों, स्टारवेशन के अंदर चली जाएगी। और स्टारवेशन के अंदर जो एसिड्स है उसका फॉर्मेशन भी क्या होने लग जाता है दोस्तों, ज्यादा होने लग जाता है। और ये एसिड का ज्यादा फॉर्मेशन होने के कारण बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड भी ज्यादा बनता है। बॉडी के अंदर क्या बनता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड भी क्या बनने लग जाता है, ज्यादा बनने लग जाता है। इसके अलावा जो एसिटिक एसिड है वो भी ज्यादा बनेगा, एसीटोन है वो भी ज्यादा बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक जो एसिड है वो भी ज्यादा बनने लग जाएंगे। तो एसिड बन रहे हैं सारे, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी अब किस पे, स्टारवेशन होगा तो बॉडी किस पे डिपेंड हो जाएगी, फैट के ऊपर हो जाएगी। तो कीटोन बॉडीज के अंदर ये सभी आएंगे, तो इनका लेवल क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। इसलिए लेटर फेज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिल सकती है। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों आएंगे इसके अंदर। लेकिन अगर सीधा ऑप्शन में आपको दे रखा है दोनों है, एसिडोसिस भी एल्कलोसिस है, तब आप एल्कलोसिस ही लिख के आना, क्योंकि वो लेटर फेज में होता है, मेन नहीं होता, लास्ट फेज के अंदर होगा। जब आप स्टारवेशन पे ही चले गए, कुछ नहीं खा रहे, तब वो होगा। तो दोनों ऑप्शन में आए तो क्या लिख के आओगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस लिख के आओगे। ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है, तो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका इससे। वेट लॉस क्यों है बताने की जरूरत नहीं है, बार बार वोमिटिंग हो गई, वेट लॉस तो होगा ही, कुछ खा नहीं रही है, स्टारवेशन पे चली गई है, जो खा रही है वो बाहर जा रहा है, तो वेट लॉस। हाइपोकैलेमिया क्यों होगा दोस्तों, हाइपोकैलेमिया जो है ना वो दोनों के अंदर ही होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में भी होता है, वोमिटिंग में भी होता है और डायरिया में भी होता है, ठीक है। वोमिटिंग में भी होता है, डायरिया में। तो डायरिया में वैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है ना, डायरिया में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, क्योंकि जो एल्कलाइन कंटेंट वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन दोनों में हाइपोकैलेमिया दोनों में ही होता है। इसमें डायरिया नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा था, आपको सर डायरिया तो कहां आ गया, इस यहाँ पे मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा था कि डायरिया के अंदर कौन सी कंडीशन पाई जाती है। तो डायरिया के अंदर कौन सी कंडीशन पाई जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन पाई जाती है। लेकिन डायरिया के अंदर भी हाइपोकैलेमिया होता है और वोमिटिंग में भी क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। क्यों होता है, सिंपल सी बात है, पूरे जीआई ट्रैक्ट के अंदर मेन जो आयन है क्या है दोस्तों, पोटेशियम है। और अगर नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया से तो नहीं होगा लेकिन वोमिटिंग अगर होगी तो पोटेशियम आउट होगा, और पोटेशियम आउट होगा तो दोस्तों उसके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा।
क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। पोटेशियम का जो लेवल है वो लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा, लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है पोटेशियम का लेवल, जिसके कारण हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। चलो थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ओर बात कर लेते हैं कि क्या क्या दे सकते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों एक तो देखो पेरिनोम दे सकते हैं, प्रोमाइड, ठीक है। पेरिनोम आता है, टैबलेट भी आते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। तो पेरिनोम जो है दोस्तों वो हम इसके अंदर दे सकते हैं, ये इसका अच्छा। इसके अलावा प्रोक्लोरोपेराजीन स्टेमेटिल 5 mg का इंजेक्शन IM देते हैं, टैबलेट भी आती है प्रोक्लोरपेराजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन भी देते हैं, प्रोक्लोरोपेराजीन ये देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम प्रोमेथाजीन भी देते हैं, प्रोमेथाजीन जो फिनार्गन जो आता है ना वो भी दे सकते हैं, फिनार्गन के नाम से आता है ये पेरिनोम के नाम से आता है, ये स्टेमेटिल के नाम से आता है, सबको पता होगा, जो भी थोड़ा भी हॉस्पिटल में काम करता होगा वो पता होगा। जो हॉस्पिटल में काम नहीं करते वो ब्रैकेट वाले को याद मत रखना, सिर्फ केमिकल याद रख लो आप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये ड्रग्स हम इनके अंदर देते हैं, बस खत्म। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार पिछला जो क्वेश्चन है उसको लिख भी लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिख लो। इसका रीजन लिखो। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम डिसऑर्डर का कारण बढ़ा हुआ SCG है। बस इतना लिख लो सिंपल भाषा में, छोटी सी लाइन और पूरा कर देगी इसको खत्म। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 107, आज का 7वां क्वेश्चन। देखो इसको समझते हैं। द हस्बैंड ऑफ ए क्लाइंट हु इज इन द ट्रांजिशनल फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मैंने आपको एक क्लास के अंदर शायद तीनों जो स्टेजेस हैं उनके बारे में अच्छे से बताया था कि जब हम पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं दोस्तों, तो वहां पर एक्टिव लेबर 4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होता है तो एक्टिव लेबर कहलाता है वो एक्टिव लेबर। एक हम 3 स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, एक 2 स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, और एक पार्टोग्राफ में 2 ही होती है, लेटेंट और एक्टिव। तो पार्टोग्राफ ये कहता है कि 4 सेंटीमीटर तक या फिर 4 से मतलब थोड़ा कम, 4 से कम सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर ही डायलेशन हो, तब तक तो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो लेटेंट फेज कहलाएगा। जैसे ही 4 सेंटीमीटर हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एक्टिव लेबर कहलाएगा। ये पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग है। अगर हम सिर्फ 2 ही स्टेज मान लें, लेटेंट और एक्टिव, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है कि भाई लेटेंट 0.5 सेंटीमीटर का है और 6 to 10 क्या है दोस्तों, एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर है। तीसरा जो इस बुक के अंदर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 3 फेज हैं। एक लेटेंट फेज है जो 0 से 3 सेंटीमीटर होगी, लेटेंट LATENT आएगा। दूसरी जो फेज होगी दोस्तों वो 4 से 7 सेंटीमीटर होगी, जो कि कौन सी फेज कहलाएगी, आपकी एक्टिव फेज। और 8 से और 10 सेंटीमीटर की जो फेज होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, ट्रांजिशनल फेज। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्या है, क्लासिफिकेशन है कि हम 3 भागों में हम इन्हें बांटते हैं। अब इसमें दे रखा है कि भाई जो एक हस्बैंड है एक पेशेंट के साथ लेबर के अंदर है और कौन सी फेज के अंदर है, वो ट्रांजिशनल फेज के अंदर है। बिकम्स वेरी टेंस, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेंस हो जाता है, चिंतित हो जाता है, एंड एनेक्सियस हो जाता है, टेंस और एनेक्सियस हो जाता है वो, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड आस्क के नर्स, और नर्स से पूछता है, डू यू थिंक इट इज बेस्ट फॉर मी टू लीव,
क्या मेरे लिए ये, क्या आप ये सोचते हो कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या मेरा यहाँ से छोड़ना अच्छा रहेगा? मतलब कि इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है कि भाई बहुत कम अच्छे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर ऐसा होता है कि हस्बैंड के साथ जो वाइफ है उसके साथ हस्बैंड भी रहेगा लेबर के दौरान। इंडिया में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो अंदर ही नहीं घुसने देते लेबर रूम में मेल को। तो लेकिन अच्छे जो हॉस्पिटल होते हैं दोस्तों इंडिया में भी, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा कम है, फॉरेन की अच्छी जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनमें, तो जो हस्बैंड है वो भी अपनी वाइफ के साथ रह सकता है लेबर के दौरान। तो वहाँ यहाँ पर यही कंडीशन है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ है। और जब उसने देखा कि ट्रांजिशनल फेज के अंदर भाई पेन ज़्यादा होता है, सर्वाइकल डायलेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो पेन ज़्यादा होगा, तो उसको थोड़ी सी चिंता होने लग जाती है, वो घबरा जाता है, टेंस हो जाता है और एंजाइटी उसमें हो जाती है। फिर वो नर्स से ये पूछने लगता है कि क्या मुझे ये मेरे लिए सही रहेगा कि मैं इस जगह को छोड़ दूँ, मतलब मैं चला जाऊँ लेबर रूम में से, क्योंकि बिकॉज सिंस आई डोंट सीम टू बी डूइंग माई वाइफ मच गुड, कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी वाइफ कुछ अच्छा कर पा रही है। मतलब उसको लग रहा होगा भाई मेरे कारण मेरी वाइफ अच्छा नहीं कर पा रही होगी, या मेरी वाइफ जो इतनी, वो भी खुद भी इतनी पेन के अंदर है तो उसको खुद को भी क्या हो रही है, चिंता हो रही है, तो उसे लग रहा है कि मेरे कारण मेरी वाइफ अच्छा नहीं कर पा रही होगी। उसे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट सीम टू बी डूइंग माई वाइफ मच गुड, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी वाइफ क्या है अच्छा कर रही है। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, कि जो नर्स है दोस्तों उसका बेस्ट रेस्पॉन्स इस कंडीशन में क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप खुद को रखो कि आप अपनी वाइफ के साथ हो, ठीक है, और लेबर के अंदर हो, उसको आप पेन में देखते हो, आप चिंतित हो जाते हो, आपको लगता है कि वो कर नहीं पा रही है, वो उसके कारण नहीं कर पा रही, तो कहते हैं कि मैं इस रूम को छोड़कर चला जाऊं, बस सिंपल सी बात है। तो नर्स को क्या कहना चाहिए? पहला है कि दिस इज द टाइम योर वाइफ नीड्स यू, कि यह है वह समय है जब तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी जरूरत है। डोंट रन आउट ऑन हर नाउ, कि तुम भागो मत। अब दोस्तों उस दौरान ये माना जाता है कि भाई जो हस्बैंड है, वाइफ को उस हस्बैंड की क्या होती है दोस्तों, जरूरत होती है, लेकिन नर्स को ऐसे ऐसे जो सेंटेंस हैं नहीं बोलने चाहिए जो कि क्या हो दोस्तों, जजमेंटल हो। जजमेंटल मतलब यहां पर वो सीधा ही उसने कह दिया कि भाई जैसे हस्बैंड क्या हो गया वो दोस्तों, वहां पर फेल हो गया हो, हस्बैंड क्या हो गया, वो फेल हो गया, वो देख नहीं पा रहा हो कि भाई आप यहां से भागो मत, डोंट रन आउट, मतलब भागो मत यहां से। तो ये जो सेंटेंस है उसने उसके हस्बैंड को क्या कर लिया, नर्स ने जज कर लिया कि वो देख नहीं पा रहा है, मतलब वो फेल हो गया है, यहाँ पर वो सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, सपोर्ट देने में क्या हो गया है दोस्तों, फेल हो गया है। तो ऐसे सेंटेंस नहीं बोलने चाहिए, तो ये क्या है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आई नो दिस इज हार्ड फॉर यू, मैं जानती हूं कि आपके लिए क्या है, टफ है, हार्ड है। यू शुड गो हैव ए कप ऑफ कॉफी टू हेल्प यू रिलैक्स एंड देन कम बैक इन ए लिटिल व्हील, कि आप एक काम करो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए टफ है तो आप यहाँ से चले जाओ, कॉफी पियो आराम से, खुद को रिलैक्स करो और थोड़ी देर बाद आ जाना। तो ये सेंटेंस भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये जो फेज होती है ट्रांजिशनल फेज, मान लो ये लेबर ही मान लो कि लेबर के दौरान सबसे ज्यादा जो वाइफ को जरूरत होती है ना वो हस्बैंड की होती है, कि कोई उसके प्रति क्या दिखाए दोस्तों, सपोर्ट दिखाए। तो इस समय जाना नहीं चाहिए, इस समय हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहिए, और इसमें नर्स उसको छोड़ने के लिए कह रही है, तो वाइफ को वैसे ही जरूरत है किसकी, हस्बैंड की, तो इसलिए ऐसे सेंटेंस कहना क्या होगा दोस्तों, गलत होगा कि आप यहाँ से जा सकते हो, आप कॉफी पी लो, चले जाओ। तो जो वाइफ है वो टेंस में हो जाएगी कि उसका हस्बैंड चला गया, तो उसे लेबर क्या हो सकता है, लेबर पे इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। लास्ट है इसके अंदर, इफ यू फील दैट वे, अगर आपको ऐसा लगता है, यू वुड बेस्ट गो आउट एंड सिट इन द फादर्स वेटिंग रूम, कि ये अच्छा रहेगा कि आप चले जाओ और फादर्स वेटिंग जो रूम बना हुआ है उसमें आप बैठो थोड़े समय के लिए, फॉर ए वाइल, एंड यू मे ट्रांसमिट योर एंजाइटी टू योर वाइफ, ठीक है, उसके बाद में तुम वापस आना और अपनी जो एंजाइटी जो भी है वो अपनी वाइफ को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो सेम यही, इसका भी ये सेम रेशनल हो गया कि हस्बैंड और वाइफ को हस्बैंड की उस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, और यहाँ पर अगर वो चला गया तो जो वाइफ का जो सपोर्ट है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको जो बेबी को डिलीवर करने में जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो हो सकती है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। अब राइट जो आंसर है दोस्तों वो बचा हुआ राइट आंसर हो गया। राइट आंसर है कि दिस इज हार्ड फॉर यू, मुझे पता है कि ये आपके लिए टफ है, लेट मी ट्राई टू हेल्प यू कोच हर ड्यूरिंग दिस डिफिकल्टी फेज, ठीक है, तो मैं आपकी कोशिश करती हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, जो उसका जो डिफिकल्ट फेज है उसमें मैं आपकी क्या करती हूँ, हेल्प करती हूँ। तो हेल्प करने का मतलब उसकी एंजाइटी को कम करेगी, वो एक्सप्लेन करेगी क्या चीज है, कैसे है, आपको यहाँ रुकना है, वाइफ को आपकी जरूरत है। तो नर्स खुद कहे, नर्स को खुद को कहना चाहिए कि भाई हम जानते हैं कि ये समय आपके लिए क्या है दोस्तों, हार्ड है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको हेल्प करने की, आपको पढ़ाने की, कोच करने की, टीच करने की ड्यूरिंग दिस डिफिकल्टी फेज, मैं आपके साथ हूँ इस डिफिकल्टी फेज में, मैं आपको कोशिश करूंगी, आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप यहाँ से जाइए मत, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस सीधा डायरेक्ट लिख लो, इतना कोई रैशनल भी इसका खतरनाक नहीं है।
तो लिख लो इसको, लिखो कि लेबर के दौरान, सीधा लिख लो, ट्रांजिशन फेज लिखने की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी। लेबर के दौरान वाइफ को हस्बैंड के सपोर्ट की जरूरत होती है, हस्बैंड के सपोर्ट की जरूरत होती है, तथा उस समय नर्स को हस्बैंड को भी कोच करना चाहिए, नर्स को हस्बैंड को भी हेल्प करना चाहिए, लिख लो सीधा, हस्बैंड को भी हेल्प करना चाहिए। हेल्प करने से मतलब वहां पर उसको भाई ज्यादा एंजाइटी हो रही है, उसकी एंजाइटी को कम करने की क्या करेगी, वो थोड़ी कोशिश करेगी, उसको इसके बारे में बताएगी कि कैसे क्या होता है, आपको ऐसे डरना नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा पेन हो सकता है। तो ये सब चीजें इसमें अंदर आएंगी। बस सिंपल से याद रख लेना, याद रखो तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ पाएगा। और भी कितने अच्छे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं आज की क्लास में ही। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओबेज क्लाइंट। पहली चीज दोस्तों कि क्या है दोस्तों, ओबेज क्लाइंट है, किसके अंदर है, अर्ली लेबर में है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर लेटेंट जो फेज है वो मान लो कि आप क्या कहलाएगी, यहां पर अर्ली फेज कहलाएगी। द नर्स या द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिस्कस्ड सेवरल टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिया या एनेस्थीसिया। वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कौन सी टाइप का इसको क्या देना चाहिए दोस्तों, एनाल्जेसिया, मतलब दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स देनी चाहिए या फिर एनेस्थीसिया देना चाहिए। विद द क्लाइंट के साथ, एंड रिकमेंडेड वन, और एक उसने क्या किया दोस्तों, रिकमेंड किया। द क्लाइंट रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन बिफोर, 2 वर्ड है इसमें यहाँ पे, बिफोर साइनिंग द कंसेंट फॉर्म। वो रिक्वेस्ट करते हैं भाई, उसको कंसेंट फॉर्म दिया जाता है कि हम ये एनेस्थीसिया देने वाले हैं, आप इस पे साइन कीजिए, तो उसको पढ़ता है, लेकिन वो कहता है कि भाई मुझे एक बार इसके बारे में क्या करो, आप क्लैरिफाई करो, इसके बारे में आप मुझे बताओ कि है क्या चीज। तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन के लिए कहता है। विच टाइप डिड द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट रिकमेंड। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने क्या किया होगा दोस्तों, रिकमेंड किया होगा। पहला है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किया होगा, ओरल ओपोइड एनाल्जेसिक किया होगा, आईवी जो ओपोइड्स हैं वो किए होंगे, या फिर पुडेंडल नर्व एनेस्थीसिया किया होगा। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा होगा, जब हम इसको अच्छे से समझेंगे ना तो आप कहोगे कि सर सच में ही एक बस 5-6 लाइन पढ़ने से ही, 5-6 सेंटेंस पढ़ने से ही हमें क्या हो जाएगा, जो एनेस्थीसिया उसके बारे में काफी नॉलेज हो जाएगी। देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ कैसे। रीजन ऑफ पेन इन ओनली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मैं आपसे एनेस्थीसिया पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको ये चीज पूछना चाहता हूं कि जो फर्स्ट स्टेज के अंदर दोस्तों जो पेन होता है ना लेबर का, वो किस कारण से होता है। तो आप क्या कहोगे कि सर एक सबसे मेन जो रीजन है वो क्या है, सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन होता है, सर्वाइकल डायलेशन होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। हम जानते हैं कि 0 सेंटीमीटर से और 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है, डायलेशन होता है। 0 से स्टार्ट होगा और 10 सेंटीमीटर तक क्या होगा दोस्तों, डायलेशन होगा। तो फुली जो डायलेशन होता है वो कितने सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। अब यहां पर भाई सर्वाइकल डायलेशन है तो आप क्या यूज करोगे, अगर आपको लोकल कोई एप्लीकेशन यूज करनी है, कुछ भी मतलब आपको एनेस्थीसिया यूज करना है, तो आप यूज करोगे पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। क्या यूज करेंगे दोस्तों, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक करेंगे। मतलब सर्विक्स के चारों तरफ हम क्या करेंगे दोस्तों, जो लिग्नोकेन है उसका यूज करके उसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज के लिए देना हो, अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कैसे क्या दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कौन सा बेस्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज के लिए देना हो दोस्तों, तो वो कौन सा बेस्ट रहता है, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक बेस्ट रहता है। क्यों, क्योंकि पेन किसके कारण है फर्स्ट स्टेज में, सर्वाइकल डायलेशन के कारण है, ठीक है। और सर्वाइकल डायलेशन के कारण होने के कारण यहाँ पर पैरा सर्वाइकल ब्लॉक दिया जाता है। नर्व कौन सी इन्वॉल्व रहती है सर्वाइकल डायलेशन में, जो पेन होता है उसमें लगभग S2 S3 और जो S4 जो है दोस्तों वो क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है। 2, 3 और 4 क्या रहती है, S2 S3 और जो S4 जो नर्व है वो इसमें क्या रहती है दोस्तों, इन्वॉल्व रहती है पेन के लिए। तो इसमें कौन सा ब्लॉक दिया जाता है, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक दिया जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन बन गए कि पेन का क्या रीजन है मेन तो, और कौन सा दिया जाएगा, और कौन सी नर्व क्या रहती है दोस्तों इस पे पेन करवाती है, तो वो S2 S3 S4 आएंगे। इसके बाद दोस्तों सिर्फ सेकंड स्टेज में मैं पूछूं आपसे कि क्या रीजन होता है पेन का, तो बेबी डिलीवर होता है, सर्वाइकल डायलेशन पूरा हो चुका, तो बेबी का जो हेड है वो क्राउनिंग होगा, बाहर की तरफ आएगा, तो पेरिनियल क्या होगी दोस्तों, स्ट्रेचिंग होगी। तो सेकंड स्टेज में जो पेन का कारण है दोस्तों वो कौन सा है, पेरिनियल स्ट्रेचिंग। पेरिनियल स्ट्रेचिंग, और पेरिनियल स्ट्रेचिंग के अंदर दोस्तों क्या दिया जाएगा, तो इसके अंदर दिया जाता है पुडेंडल ब्लॉक। क्या दिया जाता है दोस्तों, पुडेंडल ब्लॉक दिया जाता है।
ठीक है, ये भी लोकल है, लोकल एनेस्थेटिक है ये, तो पुडेंडल ब्लॉक हम वहां पर देते हैं, लिग्नोकेन का यूज करके पुडेंडल ब्लॉक दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेरिनियम जो है बेबी जब बाहर की तरफ आएगा क्राउनिंग के बाद, जब डायलेशन होता है, डायलेशन हो गया और जो बेबी है वो बाहर की तरफ आएगा तो खींचेगा, पेरिनियम क्या होगा दोस्तों, स्ट्रेच होगा, तो उसके स्ट्रेच होने के कारण कौन सी एनेस्थीसिया दिया जाता है, पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट स्टेज में भी लिखना है, वहां पे आपको सेकंड स्टेज में भी लिखना है और थर्ड स्टेज में भी लिखना है। पेन हो रहा है तो उसका क्या कारण लिखोगे आप बताओ। फर्स्ट स्टेज में भी पेन का कारण है वो, अब ये मत कहना कि सर्वाइकल डायलेशन, वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज तक ही लिमिटेड है, सेकंड में नहीं जाएगा वो सर्वाइकल डायलेशन। पेरिनियल स्ट्रेचिंग सेकंड स्टेज तक ही लिमिटेड है, फर्स्ट में नहीं होता है पेरिनियल स्ट्रेचिंग। लेकिन ये पूछूं कि फर्स्ट में भी पेन है, सेकंड में भी पेन है और थर्ड में भी पेन है, तो उसका क्या रीजन है दोस्तों, तो आप बताओगे दोस्तों यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तो तीनों फेज के अंदर होते रहते हैं ना, तो यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, रीजन होते हैं किसका, ऑल 3 स्टेज के अंदर पेन का, फर्स्ट स्टेज में भी, सेकंड स्टेज में भी और थर्ड स्टेज में भी। अब यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं ना दोस्तों, मेनली T10 से और L11 तक की जो नर्व है वो इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पर होने वाले पेन का जो रीजन होता है, वो T10 टू जो L1 जो रीजन है दोस्तों वो क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है। अब इसके लिए बेस्ट जो एनेस्थीसिया है दोस्तों, तो इसके लिए बेस्ट नहीं है, वो सभी एनेस्थीसिया में जो सबसे बेस्ट एनेस्थीसिया माना जाता है और जो सब में यूज भी किया जाता है वो कौन सा है दोस्तों, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है। कौन सा है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जब हम एक स्टेज के लिए दे रहे हैं, मान लो फिर दूसरे में पेन होने लग गया तो इसलिए हम कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं दोस्तों, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो थोड़ा सा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में लिखो। एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया है दोस्तों, उसका जो अगर आपसे पूछे कि भाई वेजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं तो कौन सा लेवल रहेगा, तो इसका जो वेजाइनल डिलीवरी के अंदर जो लेवल रहेगा दोस्तों वो T10 रहेगा। लेकिन सिजेरियन सेक्शन के अंदर ये T4 दिया जाता है, क्योंकि वहां पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पेन मेन नहीं है। सिजेरियन सेक्शन में हम पूरे हिस्से को क्या करते हैं दोस्तों, उसके अंदर हम बिल्कुल डिसेंसिटाइज कर देते हैं, ठीक है, ताकि पेन नहीं रहे। तो इसलिए सिजेरियन सेक्शन के अंदर अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो T4 लेवल पे दिया जाएगा, और अगर वेजाइनल डिलीवरी में ही दिया जा रहा है तो दोस्तों वो T10 से दिया जाएगा। तो यहाँ पर अलग रीजन है, ये सिर्फ पेन का रीजन नहीं है, बाकी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं पेन के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन किया जा रहा है तो उसके लिए भी जरूरी है। तो वहां पर हम कौन से लेवल पे देते हैं दोस्तों, T4 लेवल के ऊपर देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन बनते हैं ये। इसके बाद दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर कौन सी ड्रग यूज की जाती है, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ब्यूपीवैकेन। ब्यूपीवैकेन, ठीक है, कौन सी ड्रग यूज की जाती है दोस्तों, ब्यूपीवैकेन जो ड्रग है दोस्तों वो इसके अंदर क्या की जाती है, यूज की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा सिर्फ एक लाइन का। नेक्स्ट आपको याद करना है दोस्तों, इसकी डोज भी पूछ सकता है मान लो किसी एग्जाम में, तो 0.06252 आपको 0.125 ये इसकी क्या होती है दोस्तों, डोज होती है। तो इसकी डोज जो होती है वो 0.06252 टू 0.125 होती है, ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों साइड इफेक्ट पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है इसका दोस्तों वो होता है हाइपोटेंशन। क्या होता है, हाइपोटेंशन इसका मोस्ट कॉमन क्या होता है दोस्तों, साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, दूसरा एक और लिख लो आप, हेडेक। एक क्या लिख लो दोस्तों, हेडेक, ठीक है, हेडेक भी देखने को मिल सकता है। तो हाइपोटेंशन और हेडेक जो होते हैं दोस्तों वो इसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमने कई सारी चीजें पढ़ ली, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, वापस से आते हैं। तो आपको कुछ चीजें तो समझ में आ जाएंगी, कुछ मेरे को अभी और समझानी है आपको, ऐसा नहीं कि आपको आंसर अभी नहीं निकल पाएगा। कौन सा रिकमेंड किया जाएगा, तो इसमें एक जो दे रखा है दोस्तों, देखो ओरल ओपियोइड एनाल्जेसिक से एक आपको पुडेंडल नर्व एनेस्थीसिया दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि वो कौन सी स्टेज के अंदर है, अर्ली लेबर में, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम कौन सा देते हैं, अगर सिर्फ फर्स्ट स्टेज के लिए देना होगा तो हमें पैरा सर्वाइकल ब्लॉक देते हैं, और सेकंड स्टेज में क्या देते हैं दोस्तों, पुडेंडल नर्व ब्लॉक। और यहां पर पुडेंडल नर्व ब्लॉक या पुडेंडल नर्व एनेस्थीसिया कौन से स्टेज के अंदर लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेज में लिखा हुआ है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों सिंपल जो ओपियोइड्स आते हैं वो ओपियोइड्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं, और मेनली ओबेज क्लाइंट के अंदर ओपियोइड देते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ओपियोइड नहीं देते, ओपियोइड दी जाती है, लेकिन दोस्तों ओबेज जो क्लाइंट जो होते हैं ना दोस्तों, उनकी मेटाबॉलिक नीड जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसके कारण साइड इफेक्ट आने के जो चांसेस जो होते हैं दोस्तों वो भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा होते हैं। मेनली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। क्या साइड इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं, ओबेज क्लाइंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आने के क्या रहते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ओबेज क्लाइंट को हम ओपियोइड क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम ओपियोइड नहीं देते हैं। तो यहाँ पर दो ओपियोइड दे रखे हैं,
चाहे ओरल फॉर्म हो चाहे आईवी फॉर्म हो, तो दोनों में से किसी फॉर्म के रूप में हम ओबेज क्लाइंट में क्या नहीं देते हैं दोस्तों, ओपोइड नहीं देते हैं। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया। वैसे भी मैंने आपको मोस्ट कॉमन, बेस्ट सब कुछ बता रखा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। मैंने आपको ये ध्यान 3-4 चीजें बताई, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या देंगे, पैरासर्वाइकल ब्लॉक देंगे। सेकंड स्टेज के अंदर क्या देंगे, पुडेंडल नर्व ब्लॉक देंगे। थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब तीनों के अंदर अगर देना है, सबसे बेस्ट जो देना है वो एपिड्यूरल देंगे। एक इसका ड्रग कौन सी है, ब्यूपीवैकेन है। साइड इफेक्ट इसका हाइपोटेंशन है। बस इतना तो कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो लिख लो। देखो इसमें ओबेज क्लाइंट में वैसे तो सब में ही होता है, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स दिखा रहा हूं ये मोस्टली के लिखा रहा हूं सारे ना। ओबेज क्लाइंट में बेस्ट एनेस्थीसिया, वो बाकी की भी लिख लेना आप अलग रजिस्टर में, लेकिन यहां पर सिर्फ इसके बारे में लिखो। बेस्ट एनेस्थीसिया एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, क्या होता है। बस एक लाइन में लिख लिया, ये आपको क्लियर करवा देगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस सिंपल क्वेश्चन है दोनों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, दे वोंट टेक सो मच टाइम। ये क्वेश्चन लगभग मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ भी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारे सामने कि ड्यूरिंग लेबर ए क्लाइंट हु हैज बीन रिसीविंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, कि लेबर के दौरान एक क्लाइंट है दोस्तों, वो क्या रिसीव कर रहा है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया रिसीव कर रहा है। हैज ए सडन एपिसोड ऑफ सीवियर नोजिया हो रहा है उसको, हर स्किन बिकम्स पेल, उसकी स्किन क्या हो गई है, पेल हो गई है, काम हो गई है, क्लैमी हो गई है, ठीक है, ठंडी हो गई है, थोड़ी कूल काम हो गई है। व्हाट इज द नर्स इमीडिएट रिएक्शन, तो इमीडिएट जो रिएक्शन है नर्स का वो क्या होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं किस चीज को शो कर रहे हैं। देखो आपको मैं एक बार इनको हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें कौन कौन सी सिम्टम्स हैं। एक तो दोस्तों इसके अंदर है सीवियर नोजिया का, एक इसके अंदर है स्किन क्या हो गई है, पेल हो गई है, एक क्या हो गई, स्किन काम हो गई है, क्लैमी हो गई है, ठीक है। तो ये तीनों जो सिम्टम्स हैं दोस्तों, ये किस चीज को शो कर रहे हैं कि जो क्लाइंट है ही इज सफरिंग फ्रॉम मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दैट इज हाइपोटेंशन। अब क्लाइंट किस कंडीशन में दोस्तों, हाइपोटेंशन की कंडीशन के अंदर है। तो आप क्या काम करोगे इसमें, आप क्या करोगे दोस्तों, क्लाइंट हाइपोटेंशन में है तो। अब आपको एक बात बताओ, इसमें पहला जो ऑप्शन है ना, कितना मतलब उसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है कितना अलग है, कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सुनो, ऑप्शन क्या है कि टर्न द क्लाइंट ऑन हर साइड, कि क्लाइंट को आप उसके साइड में क्या करो, टर्न करो। अब यहाँ पर आप एक चीज सोचो कि उसने साइड में टर्न करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब जो क्लाइंट था दोस्तों वो कौन सी पोजीशन में था, सुपाइन पोजीशन के अंदर था। तो हो सकता है कि ये जो सिम्टम्स जितने भी आ रहे हैं, हम जिसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की सिम्टम्स समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो सभी सिम्टम्स किसके हों दोस्तों, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के सिम्टम हो, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के भी क्या हो सकते हैं, सिम्टम हो सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेंशन के ही तो सिम्टम है ये। अब सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के जो सिम्टम है दोस्तों, वो किसके कारण आते हैं कि जो यूट्रस है वो कंप्रेस कर रहा है किसको, इंफीरियर वेना कावा को। अब हम पहला काम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर हम सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करते हैं और उसको लेटरल जो पोजीशन है वो क्या करते हैं, देते हैं। तो दोस्तों नर्स को सबसे पहले तो ये चेक करना होगा अगर पेशेंट सुपाइन में है कि कहीं ये एनेस्थीसिया का इफेक्ट न होकर किसका इफेक्ट हो रहा है दोस्तों, एनेस्थीसिया का न होकर ये जो इफेक्ट है ये सुपाइन हाइपोटेंशन का है। अब उसे दूर करने के लिए आप एक नर्स हो, कैसे इन दोनों को आप क्या करोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट करोगे। ये सुपाइन हाइपोटेंशन का नहीं है, ये किसका है दोस्तों, एपिड्यूरल का है। तो आप पहले सुपाइन वाले को समझोगे, आप क्या करोगे, उस पेशेंट को एक साइड करोगे, लेटरल पोजिशन दोगे। लेटरल पोजिशन देने के बाद में अगर ये जो सिम्टम्स है दोस्तों ये ठीक हो जाते हैं, तो ये सजेस्ट करेगा कि ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के नहीं है, ये सिम्टम किसके हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के क्या है दोस्तों, सिम्टम है। अगर आपने लेटरल पोजीशन दे दी, उसके बाद भी दोस्तों जो सिम्टम्स हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे, तो हमें तुरंत प्रभाव से एससीपी को क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम क्या करेंगे दोस्तों, नोटिफाई करेंगे। क्यों, क्योंकि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की जो सिम्टम्स है उसके लिए अगर हाइपोटेंशन सिम्टम आ रहा है दोस्तों, तो ये एक बड़ी बात है। और जो भी ड्रग्स जो प्रोवाइड की जाएंगी इसके खिलाफ, इसको ठीक करने के लिए दोस्तों, हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए वो कौन प्रोवाइड कर सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कर सकता है। हम पोजीशन दे सकते थे, हमने डिफरेंशिएट कर लिया, हमें कारण पता लग
लगा लिया कि भाई ये सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम के कारण है या नहीं है। अगर लेटरल पोजीशन देने के बाद भी सिम्टम्स परसिस्ट रहते हैं तो ये साफ सजेस्ट करेगा कि उस क्लाइंट को ये किसके रिएक्शन है दोस्तों, किसका साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का क्या हो रहा है दोस्तों, ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो इसलिए पहला जो काम करेंगे हम वो क्या करेंगे कि क्लाइंट को उसकी साइड क्या करेंगे दोस्तों, हम टर्न करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। उसके बाद में हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे दोस्तों, नोटिफाई करेंगे। इसलिए अभी नहीं, ये आंसर क्या रहेगा, अभी गलत रहेगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, चेक द वेजाइनल एरिया फॉर ब्लीडिंग। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के कारण कभी भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है, किसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता कि जिसके कारण क्या होने लग जाए दोस्तों, ब्लीडिंग होने लग जाए। तो ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। नेक्स्ट दोस्तों कि मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट एवरी 3 मिनट, कि हर 3 मिनट के अंदर आप फीटल हार्ट रेट को क्या करो दोस्तों, मॉनिटर करो, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हमें बर्डन दे दिया, बहुत ज्यादा बड़ा काम दे दिया, क्योंकि हर 3 मिनट के अंदर हम फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर नहीं करते हैं। हम हर 15 मिनट के अंदर, एवरी 15 मिनट के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, फीटल हार्ट रेट को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जबकि यहां पर इसने 3 मिनट लिख दिया, जो कि बहुत ज्यादा कम लिख रखा है, इतनी जल्दी नहीं करते हैं। हर 15 मिनट के अंदर हमें फीटल हार्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए हमारा जो राइट है जो आंसर जाएगा वो किस तरफ जाएगा दोस्तों, वो जाएगा कि टर्न द क्लाइंट ऑन हर साइड, की हम क्लाइंट को उसकी साइड क्या करेंगे दोस्तों, टर्न करेंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी को लिखते हैं, मतलब पहले लिखो। अगर कोई क्लाइंट, अगर कोई पेशेंट या अगर कोई मदर, अगर किसी मदर को प्रेग्नेंट मदर को लिखो, अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को सुपाइन, अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, मैं कोई रट के नहीं आता हूं इनको कि भाई ऐसे लिखाऊंगा हिंदी में, मैं खुद ही यही बनाता हूं। अगर आप मेरे को दोबारा कहोगे बनाने के लिए तो मैं अलग बनाऊंगा, ये नहीं बनेंगे मुझसे कभी भी, ठीक है। अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसे हाइपोटेंशन के सिम्टम्स शो होते हैं, और उसे हाइपोटेंशन के सिम्टम्स से ब्रैकेट में लिख लेना, ये लिख ही लो, नोजिया, सीवियर तो छोड़ो भी, तो नोजिया लिख लो, पेल एंड क्लैमी स्किन सिम्टम्स शो होते हैं। थोड़ा सा बड़ा लिखाऊंगा ये मैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो इसे सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम से डिफरेंशिएट करना जरूरी है। सुपाइन हाइपोटेंशन, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना आराम से। तो इसे सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम से डिफरेंशिएट करना, मतलब अलग करना, दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंशिएट करना जरूरी है, जिसके लिए मदर को हम लेटरल पोजीशन देते हैं, लाई ऑन हर साइड, जिसके लिए मदर को हम लेटरल पोजीशन देते हैं। लेफ्ट लेटरल लिखो, चलो लेफ्ट लेटरल, वैसे लेटरल भी देख सकते हैं, लेकिन बढ़िया दोनों में से लेफ्ट में, राइट में से लेफ्ट है, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाई ऑन हर साइड, लेटरल पोजीशन देते हैं। तो ये क्वेश्चन 9 हो गया। बस अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। एक बार इनको रिवाइज करवा के जल्दी आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है। सिंपल किस वे में है, सिंपल ये है कि इसलिए है कि फैक्चुअल है, आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बस इसलिए सिंपल है। टफ क्या है कि नई ड्रग आएगी आपके सामने, इसलिए टफ है, ठीक है। आपको सर दोनों चीजें बता देते हो, सिंपल भी है टफ भी है। A nurse is caring for a primary gravida during labor at 7 centimeter dilation. A prescribed pain medication is administered. ठीक है, इसमें देखा कि भाई 7 सेंटीमीटर क्या हो गया दोस्तों, डायलेशन हो गया, और पेन मेडिकेशन क्या की गई है। यहाँ पर एनाल्जेसिक एनेस्थीसिया में डिफरेंसेस हैं। आप ये कहोगे सर यहाँ पर तो आपने, वहां पर तो आप बता रहे थे कि पैरासर्वाइकल ब्लॉक देंगे, यहाँ पर तो ऑप्शन के अंदर आप ये कह रहे हो कि ड्रग देंगे। तो एनाल्जेसिक्स और एनेस्थीसिया में क्या है दोस्तों, डिफरेंसेस है, ठीक है। एनाल्जेसिक अलग चीज है, मतलब उस टैबलेट फॉर्म में भी दी जा सकती है, और जो एनेस्थीसिया है दोस्तों वो उनकी अलग फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रेस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर, हमें कोई ड्रग बताई गई थी,
7 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया था और हमने वो ड्रग दे दी। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी मेडिकेशन है जिसको देने के बाद ये रिक्वायर होता है कि भाई आप न्यूबॉर्न को क्या करते रहो, मॉनिटर करते रहो कि उसके अंदर क्या आ सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ सकता है। सिंपल सी बात ये है कि आपने कोई एक ड्रग दी है, उसको देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों बच्चे के अंदर क्या कोज कर सकता है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हम ड्रग देते हैं, सीधा आंसर बताता हूं आपको, वो आएगा ब्यूटोरफेनोल। ब्यूटोरफेनोल जो होती है ना दोस्तों, ये मत याद करना, ब्यूटोरफेनोल जो होती है ये एक सिंथेटिक ओपियोइड होती है। अब आप ये मत कहना कि सर ओपियोइड तो आपने कहा था नहीं देते हैं, ये रेस्पिरेटरी कंप्रेशन कोज करवाते हैं, तो मैंने ओबेज क्लाइंट के लिए बोला था। और वैसे भी ये वाली जो सिंथेटिक ओपियोइड है एक अच्छी ओपियोइड है। कैसे दोस्तों कि ये इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के जो चांसेस जो मदर को है ना वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों ही इसके अंदर प्रॉपर्टी है। काम साथ भी करती है और विरुद्ध भी करती है, खिलाफ भी करती है। एंटागोनिस्ट ओपोइड है ये। और ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस मदर के अंदर क्या करती है दोस्तों, कम करती है। कम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के क्या रहते हैं, इसमें चांसेस रहते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है, इसमें ये नुकसान है दोस्तों कि बेबी की डिलीवरी कहीं जल्दी न हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो एक्शन जो इसका टाइम है ना दोस्तों, ये 3 से 4 घंटे के लिए काम करती है। कितने घंटे के लिए? 3 से 4 घंटे के लिए काम करती है ये। और अगर इस दौरान क्या हो जाए दोस्तों, डिलीवरी हो जाए, गलती से इस दौरान क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो बेबी के अंदर भी रहती है ये। तो उस बेबी के अंदर चांसेस होते हैं दोस्तों किस चीज के, उस बेबी के अंदर किस चीज के चांसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के क्या रहते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं। उस बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं, उस न्यूनेट के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड लॉन्ग है, 3 से 4 घंटे है, और उस दौरान डिलीवरी हो गई तो ये बच्चे के अंदर भी क्या कोज कर देता है दोस्तों, मदर के अंदर तो नहीं कर रहा, मैंने आपको कहा था कम चांसेस है, लेकिन बच्चे के अंदर क्या कोज कर सकता है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर सकता है। इसलिए कभी भी ब्यूटोरफेनोल अगर ड्रग दी जाती है दोस्तों, या फिर ऐसा लिखा हुआ है मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ओपियोइड दिया जाता है, तो उस दौरान न्यूनेट को भी मॉनिटर करना जरूरी है। क्यों? न्यूनेट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। बस अब एक लाइन और लिख लो, बस एक चीज और बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे और आज की जो हमारी क्लास उसको भी हम बाय बाय बोलेंगे। एक बार रिवाइज करवा के बस सिंपल। तीनों जो ड्रग बहुत अच्छी ऑप्शन दिए इन्होंने, हाइड्रोक्सिलाइजिन हो, चाहे प्रोमेथाजीन हो, और चाहे डाइफेनहाइड्रामाइन हो, तीनों की तीनों जो ड्रग हैं दोस्तों ये कौन सी होती हैं, एंटी हिस्टामिन होती हैं। तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन न्यूनेट में कोज नहीं करती, एंटी हिस्टामिन ड्रग है। कोई आपसे पूछे कि ड्रग की क्या कैटेगरी है, तो तीनों को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, तीनों की एक ही कैटेगरी है, चाहे हाइड्रोक्सिलाइजिन हो, प्रोमेथाजीन हो या डाइफेनहाइड्रामाइन हो। तीनों की तीनों जो ड्रग है दोस्तों कौन सी हैं, एंटी हिस्टामिन्स ड्रग हैं, और ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन न्यूबॉर्न के अंदर कोज नहीं करती है। बस अब ये बताऊंगा, इसमें क्या लॉजिक बताऊंगा कि भाई करती है नहीं करती, कैसे नहीं करती, ये नहीं करती हैं। सिंपल से आपको ये याद रखना है, ये याद रखना कि कौन सी करती है न्यूबॉर्न के अंदर, तो उसका नाम याद रख लो बस, ब्यूटोरफेनोल करती है। कौन सी करती है, ब्यूटोरफेनोल करती है, और बाकी की नहीं करती। बस इतना आपको याद रखना है। अब इसको लिख लो, देखो ब्यूटोरफेनोल, ब्यूटोरफेनोल एक मिक्स्ड ओपोइड ड्रग है। मिक्स्ड मतलब दोनों एक्शन करती है, इसलिए ये ओपोइड ड्रग है। इसे देने के बाद न्यूबॉर्न में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को मॉनिटर करना चाहिए। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को मॉनिटर करना चाहिए। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को मॉनिटर करना चाहिए। बस सिंपल सी बात है, खत्म। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका रैशनल हो जाएगा, और ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ले लो, थोड़ा सा हट जाता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये हट गया, ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। एक बार जल्दी से 1 मिनट में हम इनको रिवाइज करेंगे। मैं रिवाइज जरूर करवाऊंगा, चाहे आप चले जाओ छोड़ के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत करता रहूंगा मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बस मैं थक गया, क्योंकि आप लोग तो फिर भी दोस्तों बैठ कर क्लास लेते हो आराम से। कोई लेट कर, वो बंदा देखो पीछे दीवार का सहारा ले रहा है, सीधे हो जाओ भाई, आगे हो जाओ, ठीक है। पता है मुझे, दीवार का सहारा लेके आराम से देखते हो वीडियो, जैसे तो कोई मूवी देख रहे हो ना, राजा महाराजाओं की तरह। आजकल वो समय आ गया कि
टीचर है वो परेशान होता रहता है, स्टूडेंट ऐसे बेड पर लेट कर एकदम मजे से हाथ में कोई कोल्ड ड्रिंक ले लेता है, कोई कुछ पी रहा है, कुछ खाना खाते खाते देख रहा है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान जो मदर है दोस्तों उसको सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके कारण यूट्रस के द्वारा वेना कवा क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, जिससे सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो जाता है और जिससे प्लासेंटा का जो परफ्यूजन है वो क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है, जिससे प्लासेंटल परफ्यूजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन था दोस्तों, इसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन की बात की थी कि अल्फा फीटोप्रोटीन डाउन सिंड्रोम के अलावा कौन सा जो डिसऑर्डर है दोस्तों जिसको असेस करने में हेल्प करता है, तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। वो भी मैंने आपको बताया था, डाउन में डाउन रहता है, न्यूरल ट्यूब में इंक्रीज्ड रहता है। और भी बहुत सारी बातें की थी हमने, कई सारी हमने इसके अंदर बातें कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि अगर मान लो पोस्टपार्टम पीरियड में लेग क्रैम्प्स होते हैं तो उसका रीजन जो होता है वो हाइपोकैल्सियमिया होता है। तो जो हाई रिच्ड कैल्शियम जो फूड है दोस्तों वो हमें देने चाहिए, जैसे कि आपका चीज एंड ब्रोकली हो गया है, और बाकी के सारी मैंने आपको लिस्ट बनवा दी है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो हमारे सामने ये था दोस्तों, मतलब क्वेश्चन तो कम था लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो मैं मानता हूँ कि मैंने बिल्कुल दिल से दिया है आपको, तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। कई सारे क्वेश्चन उससे आगे आपके बन सकते हैं कि भाई कब कोई भी फीमेल क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स लेने के कारण उसका जो बेबी है उसमें स्ट्रक्चरली क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कि जब वो प्लानिंग करे क्या, प्रेग्नेंट होने की, तो उस दौरान। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों कि प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग को सिर्फ बंद नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करती है, जो कि फीटल और ब्लड वेसल्स, जो मैटरनल ब्लड वेसल्स उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का जो कारण होता है वो एसिड होता है। इसके अलावा मैंने आपको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इसके रीजन बताए हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था कि भाई अगर कोई भी हस्बैंड जो है वो लेबर रूम में है अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, मैं बोल दूं मदर के साथ, वाइफ के साथ रहता है, क्योंकि हम बोलते मदर मदर बोलते रहते हैं ना, तो अपनी वाइफ के साथ है, तो दोस्तों उसको बताना चाहिए कि भाई हार्ड हो सकता है लेकिन मैं आपकी कोच करूंगी, मैं आपको हेल्प करूंगी, तो आपको यही रुकना है। ठीक है, ये थोड़ा सा सेंटी क्वेश्चन था फीमेल्स के लिए। ओबेज क्लाइंट के अंदर हम ओपियोइड्स ड्रग्स क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, और मेनली कौन सा देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। यहाँ पर एक लाइन भी लिख सकते हो आप कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या रहती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती हैं ये, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या कोज करवाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था कि अगर किसी भी प्रेग्नेंट मदर को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो हाइपोटेंशन अगर हो जाता है, उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, देन वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ दैट मदर। ठीक है, हम मदर की पोजीशन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, टर्न द क्लाइंट ऑन हर साइड। लास्ट जो क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल था कि कौन सी ड्रग है जिसके अंदर हम न्यू बोर्न के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन चेक करेंगे, तो ब्यूटोरफेनोल उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ब्यूटोरफेनोल विल बी द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगी होगी, खराब नहीं लगी होगी। ठीक है, तो दोस्तों सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।